हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योग्राफी में जितने भी हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पैट में हमारे पीवाईक्यू आ चुके हैं या अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो वो सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। और मुझे लगता है ये हमारे मतलब जो भी क्वेश्चन है सारी की सारी फिनिश हो जाएंगे। चाहे तो वो अभी आपको दिख रहा है जैसे यहाँ पे ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का, ठीक है। उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन या फिर रिवर से लेके या फिर माउंटेन से लेके या फिर हमारे मिनरल से लेके, तो मतलब ज्योग्राफी में बेस्ड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसी भी फ्रेमिंग हो सकती है, सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो देखो जैसे भी क्वेश्चन आए हैं ना अभी तक पैट में पूछे हैं, तो उन पे ही बेस्ड ये सारा कुछ चल रहा है। तो ये नहीं सोचना है कि मतलब बहुत इजी है या फिर बहुत कठिन तो लगेगा ही नहीं। मुझे पता है कठिन तो लगेगा ही नहीं, ये मोस्टली वन लाइनर क्वेश्चन है आपके, ठीक है। कहीं कहीं वैसे पूछे गए हैं जैसे एग्जामिनर पूछ रहा है वैसे ही है सारी की सारी, ठीक है। तो एक बार को आपको ना अंदाजा लग जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको हाँ पता चलेगा कि नहीं इतना मतलब वरिड होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार और आंसर दो कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड अक्रॉस द रिवर, कौन सी रिवर पर है। और ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं, झेलम, रावी, चिनाब एंड ब्यास। कौन सा होगा राइट वन, कौन सा होगा, विच इज द राइट वन। अब देखो ये चारों ऑप्शन देख के समझ आ रहा होगा कि हाँ कहीं ना कहीं हमारे जो ऑप्शन है ये कहाँ से हैं, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी तंत्र से हैं चारों के चारों, ठीक है। तो सबसे पहले झेलम लिखा है, देन राबी लिखा है, फिर चिनाब लिखा है, ब्यास लिखा है, ठीक है। सारी की सारी हमारी सिंधु नदी तंत्र की है ये, क्योंकि हम पंचनद पढ़ते हैं ना, मतलब उसकी पांचों सहायक नदियां। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो आंसर बनेगा इसका क्या बनेगा राइट वन, वो तो बनेगा हमारा चिनाब। क्या बनेगा, चिनाब। चिनाब इज द राइट वन, ठीक है। चिनाब नदी पर ये हमारी सलाल जल विद्युत परियोजना जो है वो बनी हुई है, ठीक है। अब देखो एक बार तो ये देखो कि चिनाब की क्या विशेषता है ऐसी, ये सिंधु नदी की सहायक नदी तो है लेकिन ये कैसी है, सबसे लार्जेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट है क्योंकि सारी की सारी नदियां इसमें मिलती हैं। और फिर ये जाके एक साथ जब इनका मतलब सारी नदियां मिल जाती हैं जैसे कि झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास है, सतलज है, ये सब आपस में मिल जाती है, देन फिर मिथानकोट में पाकिस्तान में पड़ता है, उस बिंदु पे सतलज सिंधु में जाके मिल जाती हैं। और सिंधु फिर अपना डेल्टा कहाँ बना रही है, वो अरेबियन ओशियन में बना रही है, ठीक है। लार्जेस्ट है एक तो ये सहायक नदी है। और ब्यास, ब्यास के बारे में क्या पढ़ सकते हैं हम, क्योंकि देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं, जो भी पॉइंट हमें पता है उनके अबाउट हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि नॉट मैंडेटरी कि आपको चिनाब के बारे में वो क्वेश्चन दे, ये तो आपका एक तरह से प्रीवियस क्वेश्चन है। तो यहाँ वो ब्यास के अबाउट भी पूछ सकता है। तो अभी देखो ब्यास के अबाउट क्या, देखो इस पे हरिके बैराज बना हुआ है, हरिके बैराज ये कहाँ बना हुआ है, तो ये पंजाब में बना हुआ है। हरिके बैराज पंजाब में बना हुआ है। बैराज क्यों बना हुआ है, देखो जहाँ जो हमारी ब्यास रिवर है ये सतलज से मिलती है ना, सतलज से जहाँ मिलती है वो जो पॉइंट है उसे पंजाब में, पंजाब स्टेट में है वो, और उसे बोलते हैं हम हरिके बैराज। क्यों बोलते हैं हरिके बैराज, क्योंकि वहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। और इंदिरा गांधी कैनाल को निकालने का यहाँ से पर्सपेक्टिव क्या है, यहाँ से निकालने का पर्सपेक्टिव दो ही हो सकते हैं। एक तो ये कि हाँ ये जो मतलब ड्रॉट होता है, सूखा होता है, तो इरिगेशन सिस्टम के लिए काम आएगी, यही पर्सपेक्टिव होगा ना। मेन तो यही होगा कि एग्रीकल्चर के लिए काम आएगी, इरिगेशन सिस्टम के लिए काम आएगी, ठीक है। और ये कर भी रही है, सबसे बड़ी है हमारे देश की इंदिरा गांधी नहर जो है। और कहाँ से निकल रही है, तो हरिके बैराज से निकल रही है, जहाँ पे ब्यास और सतलज दोनों मीट करती हैं, ठीक है। और पंजाब डिस्ट्रिक्ट है, इतना जरूर याद रखना, ठीक है। क्लियर है ना। और नदी निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है ब्यास कुंड से,
ब्यास कुंड कहाँ पे है? तो ये रोहतांग पास। कहाँ पे है? रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट हैं आप याद रख लेना, क्योंकि देखो हमें ये नहीं होना चाहिए कि खाली क्वेश्चन का आंसर पता है, क्योंकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग तो कैसी भी हो सकती है, पता होना चाहिए जो भी ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं उनके अबाउट। इन फ्यूचर आपसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। अब देखो झेलम जो है, आप बताना कि झेलम का ओरिजिनेटिंग पॉइंट कहाँ है, ठीक है। झेलम का ओरिजिनेटिंग पॉइंट है कहाँ पे, ठीक है, आपको आंसर देना है। अब देखो एक और आंसर मैं आपको बता दूं कि सतलज नदी जो है किसकी सहायक नदी है? सिंधु की है। लेकिन ऐसी है, जो ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं ये तो ऐसे हैं कि हमारे भारत से ओरिजिनेटिंग पॉइंट होगा, मतलब इंडिया से ओरिजिनेटिंग पॉइंट होगा। लेकिन सतलज का क्या है? वो उसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट होता है राक्षस ताल लेक, और वो भी कहाँ? तिब्बत से। जैसे सिंधु का होता है तो ऐसे ही उसका होता है हमारे देश के बाहर से, तो इतना पता होना चाहिए। और सतलज के बारे में एक और क्वेश्चन क्या बनता है, वो मोस्टली बनता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि हमारी जो हिमालय है उसकी 3 श्रेणियां हैं, जैसे कि ग्रेट हिमालय हो गया, लेशर हिमालय हो गया, और हो गया शिवालिक। तो तीनों को काटती हुई आती है। तो देखो वो सतलज नदी ही आंसर बनेगा, क्योंकि जैसे वो एंटर करती है ना, सिपकीला दर्रा से एंटर करती है सतलज हमारे यहाँ पे। जब वो एंटर करती है शिपकीला दर्रा से, तो क्या करती है वो? देखो ग्रेट हिमालय को भी काटते हुए आती है, क्योंकि वो ऊपर हो जाता है, उसके बाद में फिर लेसर आता है, देन फिर शिवालिक, तो तीनों को काटते हुए आती है। आपको आंसर मतलब आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आप आंसर क्या करोगे? सतलज। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो ये वर्नल इक्विनॉक्स का मतलब क्या है? आंसर दो एक बारी जल्दी से, क्या है? आंसर बताओ क्या बनेगा, विच इज द राइट वन? आया निकल के आंसर? तो देखो आंसर क्या बनेगा जानते हैं एक बारी। यहाँ पे लिखा हुआ है 21 फिर लिखा है 18 जून, 23 और 22 देखो आंसर क्या बनेगा? वर्नल इक्विनॉक्स, इसका मतलब स्प्रिंग इक्विनॉक्स से भी होता है। और स्प्रिंग इक्विनॉक्स जैसे ही मैंने बोला तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि बसंत विषुव की बात हो रही है। बसंत विषुव कब होता है अभी बताते हैं। जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, मान ली सपोज ये अर्थ है, और यहाँ बीच से होके आपको पता ही है 0 डिग्री भूमध्य रेखा जाती है, ठीक है। और यहाँ 23.5 डिग्री साउथ हो गया, और यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, ठीक है। तो अब नॉर्थ मतलब कर्क रेखा हो गया ये, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। उसके बाद में यहाँ ग्रेट सर्कल, मतलब ये 0 डिग्री है तो यहाँ भूमध्य रेखा हो गया, और ये क्या हो गया? मकर रेखा। ये सब पॉइंट तो क्लियर ही होंगे, ठीक है। अब देखो 23 मतलब 23 और हाफ लिखा हुआ है 23.5 डिग्री नॉर्थ की साइड में, मतलब कर्क रेखा। कर्क रेखा अपने भारत से होके जाती है। 21 जून को हमारे यहाँ पे क्या मनाई जाती है? समर सॉलिस्टिस, ठीक है, 21 जून को। तो अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं इसको सेलिब्रेट किए। इसका मतलब क्या होता है कि जो सूर्य है, सन है, उसकी सीधी किरणें कहाँ पर पड़ रही हैं? कर्क रेखा, और कर्क रेखा पर पड़ रही हैं, ठीक है, कर्क रेखा पर। लेकिन जो मकर रेखा पर पड़ेंगी उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम विंटर सॉलिस्टिस। अपने नदर्न हेमिस्फेयर को ध्यान में रखते हुए ये हम सब चीजें बोल रहे हैं, वरना हम सदर्न हेमिस्फेयर को ध्यान में रखते हुए बोलेंगे तो यहाँ पर समर सॉलिस्टिस होगा। लेकिन अभी बात क्या हो रही है, हम कहाँ रहते हैं? नदर्न हेमिस्फेयर में, तो बात भी इसी को बिल्कुल सेंटर में रख के करेंगे। तो ये हमारे लिए समर सॉलिस्टिस और ये हमारे लिए विंटर सॉलिस्टिस। लेकिन जब यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं
तो देखो स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होगा? जब नॉर्थवर्ड है, सूर्य जो है नॉर्थवर्ड है। नॉर्थवर्ड का मतलब है कि नॉर्थ के साइड में है। दैट मीन कि देखो यहाँ इक्वेटर का नॉर्थ है और इधर क्या है, साउथ है। तो इधर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, दैट मीन क्या होगा, आपका वर्नल इक्विनॉक्स होगा। और राइट आंसर क्या बनेगा आपका? 20 लिखा हो या फिर लिखा हो 21 मार्च, एक ही बात है, ठीक है। सपोज वो नेक्स्ट कभी आपके लिए क्वेश्चन बना रहा है और आपको 21 की जगह 20 मार्च दे दिया, तो आंसर आप 20 मार्च कर दोगे, नो डाउट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ तो आपका मैंने बता दिया कि ये हो गया आपका वर्नल इक्विनॉक्स या फिर स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है। अब इधर जो है साउथ में यदि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, मतलब इक्वेटर के साउथ में, तो क्या बोलोगे आप? ऑटम इक्विनॉक्स। क्या बोलोगे? ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है। और इसे क्या बोलोगे वैसे? आप बोलोगे इसे शरद विषुव। क्लियर है ना? पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऊपर वाला क्या है, नॉर्थ वर्ल्ड में होगा तो वो हमारा हो जाएगा बसंत विषुव, जिसे हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोलेंगे और वर्नल इक्विनॉक्स भी बोलेंगे, ठीक है। और जो नीचे होगा मतलब साउथ के साइड में, तो उसे इस ऑटम इक्विनॉक्स। और पड़ता कब है? हाँ, मेन चीज होना चाहिए कि जैसे यहाँ 21 मार्च हुआ या फिर 20 मार्च हुआ, कुछ भी बोल लो, लेकिन यहाँ पे है साउथ के साइड में, तो इसे हम बोलेंगे क्या? इसे हम बोलेंगे 23 सितंबर को, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब आपका मार्च का महीना होता है तो क्या होता है, ठंडियां जा रही होती हैं और गर्मियां आ रही होती है। एक तरह से ना वो एक बहुत ही सुइटेबल सा मौसम हो जाता है। सुइटेबल मीन की ना तो गर्मी ज्यादा होती है ना हाँ ठंडियां ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद में जब सितंबर का महीना आता है तब भी आपने देखा होगा कि सितंबर में गर्मियां तो जा रही होती है लेकिन ठंडियां आ रही होती है, क्योंकि सितंबर के बाद में अक्टूबर आने वाला है। अक्टूबर मिड से थोड़ा फिर और लास्ट में जाते जाते ठंडियां स्टार्ट होने लगती हैं। तो ऐसे ही है, सितंबर में होने लगता है कि हाँ गर्मियां जा रही हैं ठंडियां आ रही हैं। तो वो भी एक ऐसा मिड पॉइंट हो जाता है कि ना तो ज्यादा गर्मी है ना ही ज्यादा ठंडियां हैं, मतलब फिर से एक सुइटेबल सा मौसम। तो ऐसे करके जब भी हमारे यहाँ पे ना तो गर्मी ज्यादा होगी ना तो ठंड ज्यादा होगी, तो इक्वेटर पर सीधी किरणें पड़ रही होंगी सूर्य की, ठीक है। और जब हमारे ही नदर्न हेमिस्फीयर को हम ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं, जब हमारे यहाँ पे बहुत गर्मी है, 21 जून हमारे यहाँ समर सॉलिस्टिस हो रही है, दैट मीन कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल वर्टिकल तरीके से हैं, लंबवत तरीके से हैं, ठीक है। उसके बाद में जब हमारे यहाँ पे विंटर सॉलिस्टिस, दैट मीन कि 22 दिसंबर का टाइम होगा। और आपको पता है हमारे यहाँ क्रिसमस जो है ठंडियों में मनाया जाता है नदर्न हेमिस्फेयर में, जबकि सदर्न हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो वहाँ गर्मियों में सेलिब्रेट किया जाता है 25 दिसंबर, मतलब क्रिसमस डे, ठीक है। क्लियर है ना सारा का सारा? आंसर क्या बनेगा आपका? 21 मार्च, ठीक है। इधर क्या होता है, मतलब 22 दिसंबर को क्या होता है, तो यहाँ होता है विंटर सॉलिस्टिस। अब बता भी दिया है मैंने एक बारी, विंटर सॉलिस्टिस, ठीक है। और यहाँ 23 सितंबर जो है वो क्या है, ऑटम इक्विनॉक्स, मतलब शरद विषुव। क्लियर है ना सारा का सारा? क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ मुझे। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना, राजस्थान इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, खेतड़ी प्रोजेक्ट इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आंसर बताओ, आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान की कौन कौन से मिनरल्स के लिए ज्यादा फेमस है, जैसे कि तांबा हो गया मतलब कॉपर, उसके बाद में फिर जिप्सम भी वहां पाया जाता है, और भी जैसे कि सिल्वर है तो सबसे ज्यादा वहीं पाई जाती है, लाइम स्टोन हो गया सबसे ज्यादा वहीं पाया जाता है, मतलब और भी स्टेट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वहां पाया जाता है। तो आप बताओ आंसर करके कि हाँ विच इज द राइट वन, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना। आंसर आना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। आंसर दो जल्दी से, क्या बनेगा राइट वन? यहाँ पे पढ़ लो ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपके। जिंक दे रखा है, ठीक है, जिंक भी वहां पे मिलता है, बिल्कुल मिलता है। स्टील दे रखा है, कॉपर दे रखा है एंड एल्यूमिनियम दे रखा है। अब बताओ विच इज द राइट वन, क्योंकि पर्टिकुलर एक उसने नाम दे दिया है तब पूछा है, तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हाँ किसके अबाउट पूछा है। आंसर बताओ, मैं इसलिए साइड हट गई हूँ, पूरा अच्छे से देख लो क्वेश्चन को और बताओ विच इज द राइट वन। करेक्ट आंसर क्या बनेगा?
आया निकल के किसी का? तो देखो राइट वन क्या बनेगा, राइट वन क्या बनेगा आपका, शी, कॉपर, कॉपर इज द राइट वन, शी। ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में है इतना तो पता ही चल रहा है, लेकिन है कहाँ पर, तो वहां का झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है वहां का, राजस्थान का। ठीक है, उसके लिए खेतड़ी मतलब सबसे ज्यादा जाना जाता है, वहाँ कॉपर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो खेतड़ी प्रोजेक्ट इन राजस्थान फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है, क्लियर है ना। देखो वहाँ पे जिंक भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जिंक हो गई, जिप्सम हो गई, और प्लास्टर ऑफ पेरिस उससे बनती है, आपको पता ही होना चाहिए। बस वो वाटर का मतलब हाइड्रोलैक मतलब थोड़ा सा फर्क हो जाता है, कि जैसे कि हम बोलते हैं ना CaSO4 और CaSO4 इंटू ट्वाइस H2O ऐसे करके, तो एस से उसमें हाफ H2O हो जाता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। तो वो मतलब टेम्परेचर के वजह से फर्क है इतना, क्योंकि हम जब टेम्परेचर ज्यादा रखते हैं तो क्या होगा, कम हो जाएगा, और नॉर्मल है तो फिर ठीक ठीक होगा। तो ऐसे करके है। नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट देखो, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो MP, असम, पश्चिम बंगाल एंड केरला। अब देखो यहाँ पे पूछा है काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित कहाँ है, या पर्टिकुलर स्टेट पूछा है आपसे, आप बताओगे आंसर करके कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है कौन सी स्पीसी के लिए फेमस है। दैट मीन कि वहाँ कौन सी स्पीसी का एक तरह से हैबिटेट है, वहाँ कौन सी स्पीसी पाई जाती है और रेदर देन अदर प्लेसेस मैक्सिमम मात्रा में पाई जाती है, वो वाला आंसर भी देना है साथ के साथ में। ठीक है, आंसर करो विच इज द राइट वन। यहाँ पे देखो एमपी में कौन कौन से हमारे नेशनल पार्क है, तो देखो जो जो फेमस है वो हम देखते हैं। पेंच हो गया, ठीक है, पन्ना हो गया, पन्ना महाराष्ट्र में भी जाता है थोड़ा सा, MP और महाराष्ट्र की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, पास पास में है इसलिए पन्ना की वहां भी जाती है। पेंच काना हो गया, ठीक है, ये नेशनल पार्क है यहाँ MP में। उसके बाद में केरला के आंसर करके बताओ मुझे। ये आंसर तो काजीरंगा असम ही बनेगा, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, वन हॉर्न राइनो, मतलब ये स्पीसी की बात हो रही है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ना एक सींग वाला गैंडा, तो वही है वन हॉर्न राइनो। ठीक है, काजीरंगा। और मुझे एक आंसर करके बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना कि जो वन हॉर्न राइनो है, ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन जो काजीरंगा नेशनल पार्क है कोई रिवर भी जाती है क्या यहाँ, ओके नहीं जाती है, तो नहीं जाती है तो कौन सी जाती है, आंसर प्लीज। ठीक है, जब सेशन एंड होने के बाद में जब कमेंट बॉक्स होता है ना, उसमें आपको चैट बताना है कि हाँ ये वाली रिवर है या फिर है ही नहीं, आपको बताना है विच इज द राइट वन। अब केरला में जो भी नेशनल पार्क आते हैं, ठीक है, एक तरह से रिमाइंडर लगा लो कि देखो चारों ऑप्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल से तुम्हें कुछ भी याद आ रहा है, जैसे कि याद आ रहा है कि वेस्ट बंगाल से तो हमें सबसे पहले याद आ रहा है कि वहां ना मतलब टी को क्या दिया गया था, GI टैग दिया गया था। कब दिया गया था, GI टैग्स के अबाउट जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। ठीक है, और ये क्यों दिया जाता है, पर्टिकुलर उस जगह को क्यों दिया जाता है, क्योंकि देखो ओरिजिनेशन कहीं से भी हुआ हो पर्टिकुलर उस चीज का, ठीक है, जिसको GI टैग दिया जा रहा है, लेकिन वहां जहां का GI टैग दिया जा रहा है, जहां GI टैग दिया जा रहा है वहां उस तरीके से होती है वो कि अदर देन प्लेसेस वो होती ही नहीं है। ठीक है, उसका टेस्ट हो, जैसे कोई खाने वाली चीज होती है, या फिर मतलब कोई हमारी चिकनकारी हो गई जैसे लखनऊ में ही है, ठीक है, कुछ भी ऐसी हमारी कढ़ाई हो गई हो, कुछ भी हो, आपको पता होगा कि GI टैग्स क्यों दिया जाता है, क्योंकि एक यूनिकनेस होती है उसमें, कुछ भी ऐसा होता है कि हाँ अदर देन प्लेसेस वो क्या है, एक तरह से डिफरेंस क्रिएट करती है। ठीक है, तो ऐसे ही है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ इन ऑप्शन को देख के हमें क्या क्या याद आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सी नदियां हिमालयन रिवर सिस्टम की है। अब आपको कौन कौन सी नदियां हैं, कावेरी है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है एंड गोदावरी है। तो इनके देख कर आपको पता होना चाहिए कि हाँ कौन 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 सी हमारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, कौन कौन सी हमारी हिमालयन रिवर है। हिमालयन रिवर का मतलब है कि जिनका भी ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा हो, हिमालय से हो रहा हो, और प्रायद्वीपीय से मतलब है कि जिनका ओरिजिनेशन पॉइंट जो है
प्रायद्वीपीय भारत से है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कावेरी का कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी हिल से होता है। ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ पे पड़ती है, कर्नाटक में पड़ती है। तो भाई कर्नाटक तो हमारे सदर्न रीजन में आता है ना, आता है ना सदर्न पार्ट में, तो ये हमारे ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गया। गंगा बिल्कुल हिमालयन रीजन से होती है। उसके बाद में ब्रह्मपुत्रा, हाँ ये भी हिमालयन रीजन से होती है, लेकिन गोदावरी नहीं होती है, क्योंकि ये कहाँ से हो रही है, त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू, और वो कहाँ पे पड़ता है, तो वो भी हमारे कहाँ पड़ रहा है, प्रायद्वीपीय भारत में। तो सेकंड हो गया और थर्ड हो गया, क्योंकि इसमें पूछा है कि हिमालयन रिवर सिस्टम की है। सेकंड एंड थर्ड इज द राइट वन, दैट मीन कि वी ऑप्शन इज द राइट वन। करेक्ट आंसर गंगा और ब्रह्मपुत्र होगा। गंगा का ओरिजिनेशन हमें पता ही है कहाँ से होता है, उत्तराखंड। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि देखो गोमुख ग्लेशियर भागीरथी का होता है, सतोपंथ ग्लेशियर अलकनंदा का होता है, दोनों आती हैं और देवप्रयाग में मिलके गंगा रिवर बनाती है, ठीक है। वन स्ट्रीम होती है वहां पे, तो गंगा नाम पड़ जाता है। उसके बाद में ब्रह्मपुत्रा का देखेंगे तो ये कहाँ से निकलती है, तो ये भी तिब्बत से निकलती है, लेकिन है तो हिमालयन रिवर ही ना, इसीलिए, ठीक है। राइट वन क्या बन गया हमारा, सेकंड एंड थर्ड इज द राइट वन। कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो यहाँ है हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्री विद नेपाल। देखो अभी जो हमारा इससे प्रीवियस क्वेश्चन था वो था हमारे रिवर सिस्टम से, ठीक है, अपाह तंत्र से। लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला कहाँ से है, भारत का जो सामान्य परिचय होता है ना उससे है, क्योंकि भारत के सामान्य परिचय में हम यही सब पढ़ते हैं, हमारे कितने नेबर कंट्री हैं, कौन कौन से हमारे बॉर्डर टच हो रहे हैं, कितनी उनसे बॉर्डर टच होते हैं, मतलब किलोमीटर में कितना हो रहा है। क्योंकि एग्जामिनर आपसे नंबरिंग में तो नहीं पूछ रहा है कि मतलब इतना होता है, 7,200 कुछ इससे हो रही है, 300 कुछ, ऐसे जो भी है, लेकिन वो आपसे पूछ लेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, 4 से 5 स्टेट देके वो आपसे पूछ लेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, ठीक है, डिसेंडिंग असेंडिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है। तो मेरा आपसे बोलना ये है कि आपको ना हमारे जितने भी जो लैंड का पार्ट टच करते हैं भारत से, वो सारी के सारी पता होने चाहिए, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही पता हो, एक पता हो ना, जैसे कि आपको पता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको पता है, सपोज वो डिक्रीजिंग में पूछ रहा है तो आप कर लोगे भाई, कर लोगे ना, क्योंकि एक तरह से आपको पता था। उसके बाद देखो यहाँ पे नेपाल, तो इतना भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से के साथ में बाउंड्री टच हो रही है। जैसे कि नेपाल है, 5 हमारे स्टेट है जिनसे बाउंड्री टच करता है, कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। देखो ज्योग्राफी आई नो कि मैपिंग का विषय है पूरा का पूरा, आप अपनी एटलस लेके बैठोगे तो आपके लिए कंफर्टेबल होगा, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन बहुत सारे कराए जा रहे हो ना, यहाँ मतलब 50 से भी मैक्सिमम क्वेश्चन है आपको जो सॉल्व कराए जा रहे हैं, तो मतलब ठीक है, यहाँ मैप नहीं लगा है। आप अच्छे से कैसे इमेजिनेशन कर पाओगे, कैसे विजुअलाइजेशन कर पाओगे, वो आपके पास में एटलस रखी होनी चाहिए, तो आप कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। अपनी एटलस खोलो, वहां देखो कि जहां हमारा नेपाल मतलब हमारा पॉलिटिकल मैप है, ठीक है, भारत का एटलस ऑक्सफोर्ड में है ना, स्टूडेंट वाली में, तो उसमें खोलो, उसे ओपन करो, उसमें देखो कि नेपाल जो है कितने स्टेट से बॉर्डर टच कर रहा है, तो 5 से टच कर रहा है। उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, और हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, और हमारा सिक्किम हो गया, इन सब से कर रहा है, ठीक है। क्लियर है ना, सिक्किम तो एक तरह से सैंडविच की तरह बन जाता है ना, क्योंकि इधर से नेपाल और इधर से भूटान, बीच में क्या है, चिकन स्नेक की तरह से, ठीक है। क्लियर है, 5 टोटल हमारा आंसर बनेगा 5। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो देखो उत्तराखंड है, लिख लेना जिस किसी को नहीं पता है, और ये सब चीजें देखो इमेजिनेशन करने की है, याद रखने की कुछ नहीं है। हम सब कुछ लिख के भी रख लेंगे और मैपिंग नहीं देखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं दिमाग से निकल ही जाता है, ठीक है। उत्तराखंड हो गया सबसे पहले, फिर आपका आएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद में बिहार हो गया आपका, उसके बाद में आपका वेस्ट बंगाल आएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका सिक्किम, ठीक है। क्लियर है ना, 5 स्टेट है जिनसे बाउंड्री टच होती है। फिर देखो ये इनमें से कौन सी कोस्टा रिका की राजधानी है। अब देखो सपोज आपको नहीं पता है, क्योंकि
बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं हमको टू द पॉइंट आंसर नहीं आता है, तो हम उनको कैसे करेंगे? आपको सबको पता होगा कि एलिमिनेशन के द्वारा करेंगे, क्योंकि सपोज हमें तीनों ऑप्शन के बारे में पता है कि ये इसकी कैपिटल है, ये इसकी कैपिटल है, तो जो एक बच रहा है ना, वो ऑब्वियसली जो दिया है, क्वेश्चन पूछा है, उसी का आंसर होगा। ठीक है, इनमें से कैसे? जैसे कि बीजिंग है, हमको पता है ये चाइना की है। दिल्ली है, हमको पता है ये भारत की है। ढाका, ये हमको पता है कि बांग्लादेश की है। तो भाई फिर जो हमारा सेकंड ऑप्शन है सेंट जोस, ऑब्वियसली आंसर बनेगा कोस्टारिका की कैपिटल है, क्योंकि हमें नहीं पता था ना, सॉल्व करने से पहले हमें पता ही नहीं था, जैसे ही आ गया है हम सोच रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने ऑप्शन पढ़े तो देन हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो टू द पॉइंट जानना और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आना और टू द पॉइंट हमें पता हो ना, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आंसर क्या बनेगा आपका? बी। बी इज द राइट वन। आपको पता ही होना चाहिए कि ढाका कहाँ की है, बांग्लादेश की है। ये जो सब क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये भारत का सामान्य परिचय में आते हैं, क्योंकि उसमें ही ये कैपिटल दे रखी होती है। ठीक है, बांग्लादेश हो गया, ये सबको पता ही है, और ये हो गया चाइना। ठीक है, और ये बी इज द राइट वन। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज क्लोजेस्ट, ठीक है, टू द सन। अब देखो क्लोजेस्ट कैसे होगा, जैसे कि हम देखते हैं सबसे पहले हमारा कौन सा आता है? बुध। ठीक है, बुध के बाद में कौन सा आ रहा है? शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये सारे ऐसे सीक्वेंस से हैं। अब इनमें हमें दिख रहा है कि हाँ बुध है आंसर, मतलब ऑप्शन में है बुध जो है, तो आंसर क्या टिक करेंगे हम? बुध करेंगे ना, सबसे क्लोजेस्ट पूछा है। ठीक है, तो इन जो क्वेश्चन है ये ऐसे, इनमें तो देखो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, इनमें क्या ही है, मतलब कोई होगा ना कि हाँ 8 पास करके वो भी सॉल्व कर लेगा इनको, क्योंकि वो पढ़ के आया है, कुछ नहीं है इनमें। और आपका क्या है कि आप इतना लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया, आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो आपको भी याद नहीं रहेगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे इनर प्लैनेट कौन से हैं, आउटर प्लैनेट कौन से, ठीक है, तो वो हम कैसे बता पाएंगे? एक मिनट देख लो एक बारी, क्योंकि सीक्वेंस से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? बुध, जिसे मरकरी भी बोलते हैं। ठीक है, बुध के बाद में आपका आ जाएगा शुक्र, जिसे हम वीनस बोलेंगे, और ये पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। इसके बाद में आपका पृथ्वी आएगा, ठीक है, और फिर आ जाएगा आपका मंगल। और आपको इतना तो पता ही होगा ना कि बुध जो है क्यों मतलब इतना ज्यादा गर्म नहीं है सूर्य के पास रहते हुए भी, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, क्लाउड्स नहीं है, तो गैसेस नहीं है। तो भाई एटमॉस्फेयर नहीं है, गैसेस नहीं है, क्यों टेम्परेचर राइज होगा? नहीं होगा ना, तो बस। मंगल के बाद में क्या आता है आपका? बृहस्पति। और फिर क्या आएगा आपका? शनि। फिर क्या आएगा आपका? अरुण। और फिर सबसे लास्ट में वरुण। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हो यूरेनस और नेपच्यून, तो नो डाउट वो हो सकते हैं, वो इंग्लिश में ऐसे ही है। ठीक है, अब देखो मैंने देखना है कि हमारे इनर प्लैनेट कौन से हैं, आउटर प्लैनेट कौन से हैं। तो अब देखो जो मंगल है और बृहस्पति है, यहाँ पे क्या है? एक एस्टेरॉइड बेल्ट है। आपसे पूछा जाता है कि एस्टेरॉइड बिटवीन विच टू प्लैनेट्स, तो आप बताओगे मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है हमारी पाई जाती है? एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो डिफाइन करती है कि कौन से हमारे आउटर हैं, तो ये हमारे क्या है? इनर प्लैनेट, और ये क्या है? आउटर प्लैनेट। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। और देखो आपको पता होना चाहिए जो हमारा सैटर्न प्लैनेट है मतलब शनि है, उसके चारों ओर क्या है? रिंग पाई जाती है। ये क्या पाई जाती है? रिंग। और जो बृहस्पति है ये सबसे बड़ा है, इसका आकार में, मतलब इसको हम देख रहे हैं ना आकार में, तो सबसे ये बड़ा है। तो पूछा जाए कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो बृहस्पति है। ठीक है, क्लियर है ना? सबसे छोटा बुध ही है, सबसे क्लोजेस्ट भी बुध ही है। नागार्जुन सागर किस नदी पर बनाया गया है? तो देखो नागार्जुन जैसे ही हमने नाम सुना तुरंत हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए, यहाँ ऑप्शन देख के कौन सी है, विच रिवर, विच इज द राइट वन, तो वो कृष्णा है। क्यों मैंने बोला कि क्लिक होना चाहिए? क्योंकि हम याद करते हैं। तो देखो बहुत सी ये ना
एक तरीके से स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ, हमारी ज्योग्राफी में जब हम पढ़ते हैं ना, नदी पूरा प्रवाह तंत्र पढ़ रहे होते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि कौन सी रिवर है, कहाँ से ओरिजिनेटिंग पॉइंट हो रहा है, कौन सी इस पर परियोजनाएं बनी हुई हैं, ठीक है, कौन सी इसकी सहायक नदी है, कहाँ ये डेल्टा बना रही है, पर्टिकुलर वो बॉर्डर बॉडी कौन सी है, ठीक है। तो ये सब पूछ लिया जाता है, आई नो। लेकिन देखो, एक तरह से ये स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन माने जाएंगे। अब इसमें आंसर कौन सा बना आपका? कृष्णा। अब हम इसको याद कैसे करते हैं? तभी मैंने बोला कि नागार्जुन को देख के आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए राइट आंसर कौन सा है। अर्जुन आ रहा है ना इसमें, नागार्जुन में। सपोज इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नाग प्लस अर्जुन ऐसे करके नागार्जुन, तो वही वाला है कि अर्जुन से रिलेट करके कृष्णा को हम ऐसे करके याद करते हैं, तो इसको तो भूल ही नहीं सकते ना। आंसर क्या बनेगा आपका? कृष्णा। कृष्णा इज द राइट वन। अब देखो, जो और भी नदियां हैं, जैसे गंगा तो हिमालयन रिवर है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। गोदावरी, कृष्ण और कावेरी, ये क्या है? ये हमारी पेनिनसुलर भारत की रिवर है, मतलब प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। इसका मैंने बताया कि ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां हैं, ब्रह्मगिरी जो रेंज है, वहां से इसका क्या होता है? ओरिजिनेशन पॉइंट होता है, दैट मीन कि कर्नाटका से हो रहा है। गोदावरी का कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू, दैट मीन कि वो महाराष्ट्र में चला गया, ठीक है। अब मुझे कृष्णा रिवर का कहाँ से ओरिजिनेटिंग पॉइंट होता है आप बताओगे? महाबलेश्वर प्लेट्यू है, या त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू है, या ब्रह्मगिरी हिल्स है? विच इज द राइट वन? ठीक है, वैसे मेरे मुंह से निकल गया, आई नो, बट हाँ आपको बताना है, मैं आंसर नहीं बता रही। और ये क्या है? ये तो है हमारी हिमालयन रिवर, तो आपको पता ही है कैसे कैसे इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई किस साल में की गई? माउंट एवरेस्ट वाज फर्स्ट स्केल्ड इन द ईयर। अब यहाँ नहीं पूछा है कि भारतीय के द्वारा, नहीं पूछा है कि किसी मतलब पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर कोई कंडीशन नहीं दी है। यहाँ ओनली पूछा है कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई किस साल में की गई, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जिस भी इंसान ने यहाँ पे स्केल किया होगा, तो देन वो कब है, वो कौन सी ईयर है? आप बताओ राइट आंसर क्या बनेगा? तो मैं पानी पी लेती हूँ। राइट आंसर क्या है बताओ, विच इज द राइट वन? आया किसी का आंसर? आंसर आना चाहिए भाई, देखो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। देखिए एक बार क्या बनेगा राइट वन। 1951 लिखा हुआ है, 1953, 1955 और 1958, विच इज द राइट वन? अब देखो इसमें ना कोई ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट है, तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। राइट वन क्या बनेगा? राइट वन क्या बनेगा? आया आंसर किसी का? राइट वन आपका बनेगा 1953, ठीक है। 1953 तो बनेगा, लेकिन कौन थे? तो वो कौन थे पता है आपको? हाँ, देखो 53 इज द राइट वन, बिल्कुल। अब देखो इसमें ना कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट के द्वारा ये याद रहेगा। वो आपको याद ही करना पड़ेगा कि 1953 इज द राइट वन। लेकिन कहाँ के थे ये? तो देखो ये नेपाल के एक शेरपा थे, तेंजिंग नॉर्वे, ठीक है। तेंजिंग नॉर्वे, एंड आपकी कौन थी? एडमंड हिलेरी, ठीक है। वो आप देख लेना, प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, ये दोनों थे। और इन्होंने कब किया था? ये मई में किया था 1953, ठीक है। एग्जैक्ट वो डेट मेरे को आई थिंक 29 या 23 थी, ठीक है। मई का महीना था 1953, और ये दोनों इंसान जो कि सबसे पहले फतेह किया था इन्होंने 1953 में, स्केल किया था मतलब माउंट एवरेस्ट को।
अब माउंट एवरेस्ट के अबाउट आपको क्या क्या पॉइंट पता होना चाहिए, आप ही बताओ क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन कहाँ है, कौन से देश में है, इतना हमें पता है कि हाँ नेपाल में है। लेकिन नेपाल में है, आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से, बिच, मतलब बिच टू नेशन, मतलब कौन से दो कंट्रियों के बीच में इसकी स्थिति है, तो आप क्या बोलोगे, तिब्बत और नेपाल। ठीक है, क्योंकि नेपाल है तो नेपाल से ऊपर क्या है, चाइना है, और चाइना मतलब तिब्बत जो है चाइना के आधिपत्य में आता है, तो ऐसे करके हम बोल देते हैं, सपोज तिब्बत दिया है तो चाइना दिया है, तो चाइना और नेपाल। ठीक है, अब देखो कुछ टाइम पहले वैसे इसकी हाइट जो है, हाइट हम देखेंगे तो कितनी है, 8,000, कितनी है इसकी हाइट, 8,848। ठीक है, 0.86, इतना, ये 0.86 जो है ये मीटर में है, जितनी भी है ये मतलब किसके द्वारा दी गई थी, ये नेपाल और चाइना ने ही मेजर की थी 0.86। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि न्यू कौन सा डेटा है, न्यू कुछ नहीं है, बस 0.86 ऐड कर दिया है, बाकी इतनी ही है। ठीक है, उसके बाद में इतना हमें पता पड़ गया कि बिटवीन पूछा जाएगा तो चाइना एंड नेपाल हो जाएगा, तिब्बत लिखा हो तो वो भी ठीक है। ठीक है, राइट वन क्या बन गया यहाँ पे, 53 बनेगा। नाम भी हमें पता पड़ गया पर्सनैलिटी का कि हाँ वो कौन कौन थे। ठीक है, राइट वन क्या बन गया हमारा, 53 इज द राइट वन। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो एक छोटा सा पार्ट और मुझे बताना था कि जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट जो है कौन से हिमालय का पार्ट है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर एंड शिवालिक। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्रेट हिमालय है, क्या है हमारा, ग्रेट हिमालय उसका पार्ट है, क्योंकि मैक्सिमम जो हाईएस्ट पीक है वो हमारे कहाँ लाई करती हैं, ग्रेट हिमालय में लाई करती हैं। कहाँ लाई करती हैं, ग्रेट हिमालय में लाई करती हैं। ठीक है, तो जो हमारा बृहद हिमालय है उसमें ही ये आती है, और बृहद हिमालय को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं। हिमाद्री क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पीक्स है, मैक्सिमम इसकी चोटियां हैं वो कैसी रहती हैं, स्नो कवर्ड रहती हैं, इसलिए इसको हिमाद्री भी बोला जाता है। तो सारे के सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए रिलेटेड टू ग्रेट हिमालय, और ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है ये हमारा। कंचनजंगा ये भी हमारा ग्रेट हिमालय का पार्ट है। गॉडविन ऑस्टिन K2 वो भी हमारे ग्रेट हिमालय का पार्ट है। ठीक है, मोस्टली हमारी जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो ग्रेट हिमालय में ही लाई करती है। नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन है, और आंसर दो, मुझे जल्दी से पढ़ो और फिर विच इज द राइट वन वो आंसर डिफाइन करके दो। भरतपुर में पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। देखो गवर्नमेंट ऐसे करती रहती है कि पहले वो क्या था, एक बर्ड सेंचुरी था और बाद में फिर एक नेशनल पार्क बन गया, या ठीक है जो भी। ठीक है, आंसर दो आप, क्या बनेगा, विच इज द राइट वन। इसलिए मैं साइड में हट रही हूँ, आप पढ़ लो अच्छे से और आंसर दो। विच इज द राइट वन। आया आंसर निकल के, आया कुछ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो घाट प्रवाह पक्षी अभयारण्य, केवलाम देवखाना, दर्रा अभयारण्य, या फिर भैंसडोर, मतलब जो भी लिखा है भैंसरोगढ़ पक्षी अभयारण्य। ठीक है, तो देखो आंसर क्या बनेगा, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा हमारा सी इज द राइट वन, मतलब केवला देवखाना राष्ट्रीय उद्यान। इसे क्या बोलते हैं हम, भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं। किसको, जो हमारा केवला देवखाना राष्ट्रीय उद्यान है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक मिनट, भरतपुर बर्ड सेंचुरी। ठीक है, कुछ भी आपसे पूछा जा रहा है तो आप बता दोगे बिल्कुल। कहाँ पर है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, किसका, हमारे राजस्थान स्टेट का। ठीक है, और भरतपुर कहाँ पे पड़ता है, तो देखो ये भरतपुर हो गया, और यूपी और राजस्थान का बॉर्डर जो है दोनों टच होते हैं ना, तो मथुरा हो गया, हमारे यूपी का है वो, और राजस्थान का
हो गया भरतपुर। तो ये दोनों टच करते हैं आपस में, मतलब एक तरह से यूपी और राजस्थान का बॉर्डर होता है। तो मतलब ठीक है, आपको पता होना चाहिए बस, ये ऐसे रैंडम। तो राष्ट्रीय मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा, केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। और देखो एक चीज और बतानी थी मुझे, ये ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, जो ये केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान है या फिर भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, ये हेरिटेज साइट में भी है। तो इतना भी आपको पता होना चाहिए कि हेरिटेज साइट में है। और सेकंड, मुझे बताना आंसर करके कमेंट में कि ये इज दिस रामसर साइट ऑल्सो और नॉट। आप ही बताना, इज दिस रामसर साइट और नॉट। ठीक है, मैंने आपसे पूछा है, आप बताना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे टोटल रामसर साइट 100 हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में तमिलनाडु, यूपी ये सबसे आगे चल रहे हैं, मतलब ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हमारा देश जो है स्टैंड कहाँ कर रहा है, तो वो 3rd नंबर पे कर रहा है। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज मीन्ड बाय रामसर कन्वेंशन, तो 1971, 1972, ईरान, कैस्पियन सी, ये सारा आपको पता होना चाहिए। आई नो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी आ जाता है, लेकिन आपको ना ये जो वर्ल्ड के हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल है, वो हेडक्वार्टर्स है, तो सारे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जाते हैं। नेक्स्ट देखो, भिलाई स्टील प्लांट के लिए आयरन ओर लिखा हुआ है, ये आयरन ओर का सोर्स क्या है, ये आयरन ओर। ठीक है, मतलब जो लौह आवश्यक है, लौह जो होता है वो कहाँ से मिलता है, किसको, भिलाई स्टील प्लांट के लिए। अब भिलाई स्टील प्लांट है, उसके लिए ओबियसली चाहिए ना क्या, आयरन ओर तो चाहिए, तभी ना काम हो पाएगा ना। ओनली मतलब मान लिया कि हाँ वो स्टील है, लेकिन उसमें मिक्स किया जाता है ना, कुछ भी बनाया जाता है। तो ऐसे ही विच इज द राइट वन, तो मुझे आंसर बताओ कि क्या बनेगा। पढ़ लो अच्छे से पहले एक बारी, दल्ली राजहरा कहाँ पर है, फिर कोरबा, फिर उमरिया लिखा हुआ है, और फिर लिखा है राजनांद गांव। ठीक है, अब बताओ विच इज द राइट वन, क्या होगा राइट वन, आंसर दो। पहले तो ये बताओ, जो ये भिलाई स्टील प्लांट है ये कहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए। ये भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ है इसका मतलब, छत्तीसगढ़ में है। अब बताओ विच इज द राइट वन। अब बताओ राइट वन क्या बनेगा। देखो, दल्ली राजहरा इज द राइट वन, और ये कहाँ पर है, ये ऑल्सो इन छत्तीसगढ़। ठीक है, अब क्यों मैंने बोला कि आयरन ओर है, ठीक है, आयरन ओर का माइंस है, और ये कहाँ पे पाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में पाया जा रहा है। देखो, छोटा नागपुर प्लेट्यू की लोकेशन कहाँ है, आपको थोड़ा सा समझ आना चाहिए कि छोटा नागपुर प्लेट्यू की लोकेशन कहाँ है। तो वो कहाँ पे पड़ती है, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू, इसकी लोकेशन हम देखेंगे तो देखो मैक्सिमम कहाँ पे आता है, तो मैक्सिमम ये झारखंड में आता है। कोई हमसे रैंडम क्वेश्चन पूछता है कि हाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू की लोकेशन कहाँ पर है, तो हम झारखंड बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल देखो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो नहीं होगी एक जगह, वो बहुत रेयरली होता है कि एक ही पर्टिकुलर स्टेट में है, वो होती है अदर अदर, क्योंकि वो हमारे द्वारा ना लोकेट नहीं की गई है वहां, जो कि एक ही स्टेट में होगी, एक ही जगह होगी। तो आपका छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, और वेस्ट बंगाल हो गया, उसके बाद में आपका उड़ीसा हो गया। इन सब जगह इसकी लोकेशन आती है, किसकी, छोटा नागपुर प्लेट्यू की। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू की भी इन सब जगह आती है, तभी ना ये चारों के चारों स्टेट इतने मिनरल्स रिच हैं। आपको पता है जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यहाँ 90% से अधिक हमारे देश का, 90% से अधिक बोल रही हूँ, ठीक है, 90% से अधिक हमारे देश का आयरन और यहीं से प्राप्त होता है हमें। ठीक है, यहाँ आयरन और रिच मात्रा में है, आयरन ओर हो गया। उसके बाद में आपको पता है कोल, कोल का जो माइंस है, जो यहाँ से प्रोडक्शन होता है, आई नो कि मतलब और स्टेट्स भी हैं इनसे अलग, लेकिन जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है यहाँ 80% से एबव यहाँ पाया जाता है कोल के रीजन। ठीक है, कोल यहाँ 80% से एबव पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ 90% से भी एबव है।
तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ क्या-क्या इतना पाया जा रहा है, ठीक है? मैग्नीज ऑल्सो छोटा नागपुर प्लेट्यू पे पाई जाती है, ठीक है? तो एक तरह से ये हमारे लिए किसका काम करता है कि मतलब इसको क्या बोला जाता है वो तो आप ही बताओगे। इसका निकनेम क्या है? व्हाट इज़ इट्स निकनेम? क्योंकि यहाँ एक तरह से हमारे देश की संपदा पाई जा रही है इतना ज़्यादा मिनरल्स रिच है ये, तो इसको क्या बोला जाता है? क्योंकि कहीं कुछ ऐसा भी फेमस है ना तो उसका पर्टिकुलर एक नेम दिया जाता है। तो छोटा नागपुर प्लेठी को क्या बोला जाता है? पर्टिकुलर इसका नाम क्या है वो आप बताओगे मुझे, ठीक है? उसके बाद इतना हो गया। नेक्स्ट वो दल्ली राजहरा ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। कोरबा कहाँ पर है? वो भी आप बताओगे। उमरिया कहाँ है? वो आप बताना। और राजनांदगांव ये आप बताओ। अब ऐसे तो नहीं लग रहा है कि मतलब मैं कुछ बता ही नहीं रही हूँ, बस हम सब कुछ बताएं, कितने क्वेश्चन कर दिए। तो देखो, ये ना पूछने का इंटेंशन ये सब नहीं है कि मतलब कुछ भी आपका टाइम वेस्ट कराना या कुछ भी, इसका मतलब बस इतना सा है। और देखो मैंने वाईटी पर क्लासेस भी करवाई हैं अपनी, जो कि सारे मिनरल्स आपको पढ़ाए हैं। टोटल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कराई है, उसमें मिनरल्स भी बताए हैं। तो ये कोरबा, उमरिया, राजनांदगांव, दल्ली राजहरा ये सब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है, क्या है, यदि आप पिछले सेशन से जुड़े हुए हो। सपोज आप नहीं जुड़े हुए हो, ठीक है, तो आप फिर से कर सकते हो उन्हें, ठीक है, नो डाउट। उसके बाद इनको पूछने का इतना सा मतलब होता है कि आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको एक चीज की जगह चार चीजें मिल रही हैं, तो बस इतना सा मतलब है इन्हें पूछने का। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो ये क्या लिखा हुआ है। नीचे दिए गए पास और लोकेशन में से कौन से गलत मैच किए गए हैं? अब यहाँ लिखा हुआ है गलत, दैट मीन के जो रॉन्गली है मैच है उनको हमें क्या करना है? एलिमिनेट कर देना है। यहाँ लिखा है जोजिला और बुर्जिल जम्मू और कश्मीर में है, ये देखो बिल्कुल सही है। बारालाचा और शिवकिला उत्तर प्रदेश में है, ये बिल्कुल गलत हो गया। थांगला, नीति पास और लिपू लेक हिमाचल में, ये भी हिमाचल में नहीं है। नाथुला और जेलिपला सिक्किम में, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा गलत, गलत कौन सा होगा? 2 और 3, 2 और 3 मतलब वी इज द राइट वन। अब आप सोच रहे होगे, देखो जो इसने दिया है ना सेकंड ऑप्शन जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये तो बिल्कुल गलत है। साफ है, सबको समझ आ रहा है, वहां कोई पासेज नहीं है हमारे यहाँ पे, क्योंकि ये प्लेन मध्यवर्ती जो हमारे भारत का पार्ट है उसमें आता है यूपी, तो वहां भाई क्यों पासेस होंगे? जहाँ माउंटेनियर एरिया रहता है, जहाँ बहुत ज्यादा एक तरह से बोलते हैं ना रिमोट एरिया, तो वहां रास्ते नहीं होते हैं, तो वो बनाए जाते हैं पहाड़ों से बीच से, तो दैट कॉल्ड पासेस। तो वही है कि ये तो बिल्कुल गलत हो जाता। लेकिन नीति पास, लिपू लेक पास आए दिन हम सुनते रहते हैं कि ये कहाँ पे पड़ते हैं? उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड नेपाल इनके बिटवीन डिस्प्यूट भी रहता है इनको लेके। तो वही वाली बात है कि यदि हम सीए करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो भी हमको पता है कि थांगला, नीति पास और ये लिपू लेक ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, और यहाँ हिमाचल लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है ना? आपका शिवकिला कहाँ पे पड़ता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। रोहतांग ऑल्सो इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब मेरे को क्यों याद है ये? अब तुमको भी याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? अभी हम बोल रहे थे कि सतलज नदी जो है शिवकिला दर्रा से हमारे यहाँ पे एंटर करती है, आया याद? बस यही रीजन था कि मेरे को याद है। रोहतांग क्यों याद है? क्योंकि मैं बोल रही थी कि रोहतांग से ब्यास कुंड के पास है, मतलब रोहतांग दर्रा है, ब्यास कुंड उसके पास है, वहां से ब्यास नदी का क्या हो रहा है? ओरिजिनेटिंग पॉइंट हो रहा है, और ब्यास नदी के बारे में अभी हम पढ़ चुके थे। याद होना चाहिए ना, बस यही रीजन था याद होने का, ठीक है? क्लियर है ना? आंसर क्या बनेगा आपका? 2 और 3, वी इज द राइट वन। कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि थंडर ड्रैगन बोला जाता है? आप बताओगे विच इज द राइट वन, बताओ जल्दी से। मैं साइड में हट गई हूँ, जापान है, भूटान है, नेपाल है, या फिर श्रीलंका है, ठीक है? आप बताओ विच इज द राइट वन, क्या बनेगा? आ रहा है समझ कुछ पढ़ के? और समझ आना चाहिए क्योंकि ये हमारे नेबरहुड कंट्री की बात चल रही है, ठीक है?
अब मैं बार बार कह रही हूँ, जो भारत का सामान्य परिचय है उससे कितने क्वेश्चन आ गए अभी तक, तीसरा या चौथा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसका किसी का आंसर आया भूटान, हाँ भूटान इज द राइट वन। भूटान इज ट्रेडिशनली कॉल्ड, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर क्या बनेगा आपका, भूटान। अब आपको देखो, जैसे हम अभी नेपाल पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि कौन कौन से इसके बाउंड्री टच करते हैं हमारे स्टेट, तो 5 कर रहे थे। ऐसे ही भूटान से कितने करते हैं, तो 4 करते हैं, 3 करते हैं, 2 करते हैं, 1 करता है। जो भी करता है आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या है, भूटान इज द राइट वन, ठीक है। जापान आपको क्यों पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन कहाँ है, क्योंकि करंट अफेयर्स यदि आप फॉलो कर रहे हो और यदि आप तैयारी कर रहे हो ना, तो करंट अफेयर्स ऑब्वियसली पढ़ ही रहे होगे, ठीक है, ये मैं मान सकती हूँ। अब बताओ कि थंडर ड्रैगन क्यों कहा जाता है, क्या रीजन है इसको बोलने का। आया कुछ समझ, देखो यहाँ से हिमालय रीजन तो जा ही रहा है पूरा, क्योंकि नेपाल माउंट एवरेस्ट पड़ती है, फिर हमारा क्या आ जाता है पूरा भूटान की लोकेशन, ठीक है। सिक्किम पड़ती है बीच में, फिर आ जाता है भूटान। तो वहां क्या है, आपने पढ़ा होगा एक ब्लैक माउंटेन है, जो कि हमारे कहाँ पड़ता है, ग्रेट हिमालय में ही पड़ता है। जैसे ग्रेट हिमालय पूरी रेंज है, तो क्या है उसमें पीक्स पाई जा रही हैं और भी अन्य रेंजेस पाई जा रही हैं। तो ऐसे ही है कि वहाँ एक ब्लैक माउंटेन, नॉट ब्लॉक, ब्लैक माउंटेन वहाँ कहाँ है, भूटान में है। तो राइट तो आंसर आपको भूटान हो गया, ठीक है। ये हिमालय थंडर ड्रैगन ये उसी की वजह से बोला जाता है, ठीक है। राइट आंसर तो भूटान हो गया। अब मुझे आपको बताना है कि जो एक तरह की ना ये रेंजेस है चुरिया मुरिया करके, अब मुझे बताओ कि ये कहाँ पाई जाती है, इज लोकेटेड इन भूटान या और कहीं, चुरिया मुरिया, ठीक है। आप बताना इन्हें, आपको पता होनी चाहिए। राइट आंसर क्या बनेगा, ये भूटान बन गया। अब मैं कह रही थी जापान की लोकेशन आपको क्यों पता होना चाहिए, तो जापान की लोकेशन इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि कामचटका पेनिनसुला आए दिन न्यूज में आता रहता है, और रसिया और जापान के डिस्प्यूट को लेके, ठीक है। कामचटका पेनिनसुला कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ स्थित है, वर्ल्ड का जब हम मैप देखते हैं और वर्ल्ड का जैसे गोल तरह से हम देख रहे हैं, ग्लोब देख रहे हैं, उसको फिर ऐसे करके देख रहे हैं हम, ऐसे करके देख रहे हैं पूरा ऐसे करके, ठीक है। तो फिर जो इधर साइड में मतलब पैसिफिक ओशियन, तो बिल्कुल ईस्टर्न साइड में जब हम चले जाते हैं तो क्या हो रहा है, कामचटका पेनिनसुला, और उसकी शेप कैसे बनी हुई है, ऐसे करके पूरा बना हुआ है वो, ठीक है। और यहाँ जापान की लोकेशन, ठीक है। और ऊपर क्या है, पूरा रसिया ऐसे करके फैला हुआ है। तो ऐसे करके आपको पता होना चाहिए कि जापान की लोकेशन कहाँ है। और यहाँ पे क्या आता रहता है, मतलब अर्थक्वेक्स भी आते रहते हैं, सुनामीज आते रहते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब मुझे एक आंसर करके बताओ, और वो देखो यूपीएससी पूछे चाहे अदर एग्जाम्स पूछे, क्योंकि अब ऐसा नहीं है, मतलब मान लिया कि यूपीएससी का लेवल अलग ही है, लेकिन अदर एग्जाम में सपोज पूछ ले कि मतलब जैसे हमारे यहाँ पे जो एवरेज मतलब औसतन जो आयु है, तो हमारे यहाँ पे 30, ठीक है, अपने इंडिया। लेकिन मतलब अदर अदर देश का मैं बस जापान का बोलूंगी, और इटली ऑल्सो उसमें शामिल होता जा रहा है, कि वहाँ पे जो एवरेज एज है ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग पाए जा रहे हैं ना मोस्टली यूथ नहीं है, और वहाँ मोस्टली एज लोग जो है, जो बोल सकते हैं ना सीनियर सिटीजन्स, वो ज़्यादा पाए जा रहे हैं। मतलब वहाँ डेथ रेट जो है ना वो तो बहुत कम हो गया है, और जो बर्थ रेट है वहाँ का वो भी बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्या वहाँ की औसत आयु है, ठीक है। अब देखो नेपाल इसकी लोकेशन हमें पता ही है, श्रीलंका ये हमारा क्या है, पड़ोसी देश है, पाक स्टेट से ये अलग होता है, ठीक है। तमिलनाडु जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है वहां से। तो क्लियर होना चाहिए सारा कुछ। आंसर क्या बनेगा, भूटान इज द राइट वन। हमें टाइम बहुत हो गया है और 15 क्वेश्चन पे ही पहुंचे हैं, तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें 50 के अराउंड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो रियाद किस देश की राजधानी है, तो देखो सऊदी अरब। आप बताओ, बांग्लादेश की तो हमें पता है ढाका है, मतलब राजधानी की बात कर रहा है ना तो ढाका है, ठीक है। म्यांमार की क्या है, म्यांमार की आप बताओगे, म्यांमार की क्या है, क्योंकि म्यांमार की थोड़ा सा वो प्रोनाउंसिएशन करना होता है, तो आप बताओ विच इज द राइट वन।
राइट आंसर क्या बनेगा? बिल्कुल सऊदी अरब। सऊदी अरब की लोकेशन कहाँ है? नोम पेन, ठीक है, वो कहाँ की है? म्यांमार की है। अब देखो कोई भी गलत कुछ हो रहा हो ना तो आप रिमाइंड करा सकते हो, क्योंकि मुझे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में लग रहा है, बाकी कुछ नहीं है। सऊदी अरब, हाँ सऊदी अरब एक तरह से गल्फ नेशन है, और इसकी लोकेशन कहाँ आती है? तो वहीं आती है जहाँ पर सऊदी अरेबिया तो है ही है, और जैसे हमारा रेड सी है ना, वहीं इसकी लोकेशन आती है, ठीक है। एक तरह से बॉर्डर बॉडी मैंने बस थोड़ा सा इंडिकेट किया कि वहाँ आती है। कतर हो गया, वहाँ और भी हमारी गल्फ नेशन है, वहाँ इनकी लोकेशन आती है, ठीक है। और दुबई कभी इसकी लोकेशन टिक मत करना, मतलब राजधानी टिक मत करना, क्योंकि वो एक फेमस वहाँ का क्या है, सिटी है, नॉट इसकी कैपिटल, ठीक है, वो रियादी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो हमें पता है। फिर से ये भारत का सामान्य परिचय, ठीक है। भारत के सामान्य परिचय को कितने अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, वो आपको पता ही लग रहा होगा। कभी कोई कंट्री को लेके क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी आ जाते हैं कि सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा, मतलब डिस्ट्रिक्ट पे तो नहीं आया, सपोज आ जाए इन द फ्यूचर, तो डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो वो माहे हो जाएगा पौंडीचेरी का, जो कि केरल में उसकी लोकेशन आती है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं ये स्टेट की, तो क्या होगा? वो गोवा हो गया। राइट वन क्या बनेगा आपका? वी इज द राइट वन। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आप बताओ कि कौन सी नहीं है ग्रीन हाउस गैस, विच इज द राइट वन? राइट आंसर क्या बनेगा आपका? तो वो बनेगा आपका नाइट्रोजन। क्यों बनेगा नाइट्रोजन? तो देखो, ये ना एक रैंडम सा क्वेश्चन है बिल्कुल, और ये हम सबको पता है, क्योंकि हम जब बात करते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग की, तो ग्लोबल वार्मिंग में हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो ट्रैप करती है टेम्परेचर को, देखो जितनी जो भी गैस है, जितनी ज्यादा उसमें क्षमता होगी क्या करने की, टेम्परेचर को ट्रैप करने की, तो उतनी ही ज्यादा क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस का वो काम करेगी, ठीक है। सबसे ज्यादा तो देखो SF6 में होती है, जिसे बोलते हैं हम सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सबसे फर्स्ट पे यही आती है, क्या करने में, टेम्परेचर को ट्रैप करने में। सेकंड क्या है आपका, CFC हो जाता है, ठीक है, ये टेम्परेचर को ट्रैप करने में। थर्ड पे क्या हो जाएगा आपका, फिर आपका आ जाता है N2, ठीक है। और फिर फोर्थ पे आपका कहीं जाके आता है CH4, और फिर आपका आता है फिफ्थ पे जाके कहीं CO2। तो CO2 तो आपकी बहुत बाद में आती है, ठीक है, लेकिन ये हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है अकॉर्डिंग टू दीज गैसेस। जैसे मैंने SF6 बोला, CFC बोला, H2O बोला, और यहाँ पे HCFC लिखा हो ना तो वो भी ठीक है, यहाँ पे लिखा हो तो। अब देखो, मैंने ये बताना है कि CO2 सबसे ज्यादा हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, इसलिए हम CO2 का नाम सुनते हैं जब जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि CO2 भी ऐसी गैसेज है कहीं ना कहीं जो कि सोलर रेडिएशन को आने देती है, लेकिन जो हमारा पार्थिव विकिरण होता है, जिसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उसको जाने नहीं देती है। तो क्या करती है वो, जो हमारी पृथ्वी है वो एमिट कर रही है, क्या कर रही है, एमिट कर रही है, उसको ना ट्रैप कर लेती है। ये ट्रैप करने की क्षमता ज्यादा रखती है, एक तरह से ग्लास का काम करती है। ग्लास का मतलब होता है जैसे कि वो आने तो दे रहा है सूर्य के प्रकाश को, एंट्री हो रही है उसमें सोलर रेडिएशन की, लेकिन वो ट्रैप कर लेता है, उसको बाहर नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, बाहर नहीं जाने दे रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, राइट वन, नाइट्रोजन इज द राइट वन। और यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC हो गई, मीथेन ऑल्सो, ये हमारी ग्रीन हाउस गैस। आपको पता है, जो जैसे हम हमारा एक म्यूनिसिपली का, मतलब एक नगर पालिका का क्या हो रहा है, कचरा है, ठीक है, उसको हमने कहीं डाल दिया, एज ए मतलब डंप कर दिया कहीं पे भी। उसके बाद में उससे मीथेन गैस क्या हो रही है, एमिट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो राइप हमारे फ्रूट्स होते हैं, या फिर हमारे बेकार जो हो जाते हैं बिल्कुल, वो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, तो उनसे क्या होता है, मतलब वो पड़े हैं, ठीक है, कहीं पे डंप कर दिए हमने, और फिर क्या हो रहा है, उनसे मीथेन गैस उत्सर्जित हो रही है, क्योंकि उन्हें टेम्परेचर मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है, और वो होल्ड करने की क्षमता रख रही है।
टेम्परेचर मिल रहा है उनको, उनसे निकल रही है मीथेन गैस। तो इसीलिए जो हमारा कूड़ा कचरा होता है ये सब, उससे भी मीथेन गैस कहीं न कहीं उत्सर्जित होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसलिए होता है कि जो बड़े-बड़े होते हैं ना, डंप प्लेसेस होते हैं गार्बेज के, तो वो शहर से दूर बनाए जाते हैं, ठीक है? यही रीज़न होता है। राइट आंसर क्या बनेगा आपका? वी, वी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट देखो, आंसर दो जल्दी से, व्हिच इज़ द राइट वन? पढ़ो एक बार क्वेश्चन को फिर आंसर दो, क्या बनेगा? राइट वन क्या बनेगा आंसर? पहले पढ़ो क्वेश्चन को। निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो देखो फिर से ये भारत का सामान्य परिचय की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पूछा है इसने नेबरिंग कंट्री। अब देखो म्यांमार हमारा है, म्यांमार हमारा नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है। यदि हम बात करें चाइना की, तो चाइना को आपको पता ही होगा कितनी लंबी बाउंड्री टच करता है। मालदीव्स, मॉलडीव्स बिल्कुल है हमारा पड़ोसी देश। क्यों है हमारा पड़ोसी देश? क्योंकि ये हमारे वाटर बॉडी से टच होता है, ठीक है? जब वो हमारा लक्षद्वीप है 8 डिग्री चैनल से क्या होता है, ये सेपरेट होता है मालदीव्स जो है। आपसे पूछा जाए ना कि 8 डिग्री चैनल जो है कहाँ पर स्थित है, तो आप बता दोगे बिटवीन अमीनी द्वीप एंड मालदीव, इन दोनों के बीच में। अमीनी द्वीप किसका पार्ट है? अमीनी द्वीप नहीं है, ठीक है? अमीनी द्वीप नहीं होगा वो, मतलब कुछ है जो मुझे अभी थोड़ा सा रिकॉल नहीं हो पा रहा है, वो लक्षद्वीप का पार्ट ही। आपसे बस रैंडम पूछा जाए कि 8 डिग्री चैनल बिटवीन मतलब किसके बीच में है, तो आप बताओगे लक्षद्वीप एंड मालदीव, ठीक है? क्लियर है? आंसर क्या बनेगा आपका? यूएई, क्योंकि फिर से ये गल्फ नेशन आ गया। जैसे हम अभी सऊदी अरेबिया की बात कर रहे थे, तो यूएई ऑल्सो एक गल्फ नेशन। और चाइना का आपको पता ही है कहाँ टच होता है बाउंड्री, तो स्टार्ट हो जाता है बिल्कुल, कहाँ से स्टार्ट हो जाती है देखो। जैसे कि पहले क्या था, जम्मू कश्मीर एक ही था हमारा, पूरा स्टेट था, उसमें ही लद्दाख शामिल था। लेकिन 2019 से क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग हुए और यूटीज के रूप में हो गए। तो जो हमारा लद्दाख है वो चाइना से बॉर्डर टच करता है। लद्दाख के बाद में फिर उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड के बाद में फिर ये पूरा मतलब वहां से स्टार्ट हो जाता है नेपाल। सिक्किम ऑल्सो करता है, ठीक है? फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ऐसे करके हमारे सारे बाउंड्री टच करते हैं ये, किससे? चाइना से। म्यांमार से कौन कौन करता है? तो म्यांमार से देखो ये नॉर्थ ईस्ट में आता है, तो सबसे पहले तो देखो हम अरुणाचल प्रदेश बोलेंगे। अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर उसके बाद में क्या आ जाता है? नागालैंड आ जाता है। फिर क्या आएगा? नागालैंड हो गया। फिर उसके बाद में आ जाता है हमारा मणिपुर, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, म्यांमार से बाउंड्री टच करते हैं। और यूएई एक ऐसा है जो कि बाउंड्री टच नहीं करता। अब देखो निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो आंसर क्या बनेगा हमारा? माजुली द्वीप। कहाँ पर स्थित है ये? माजुली द्वीप, जो कि रिवर एंड आइलैंड है, सबसे बड़ा है विश्व का। ये कहाँ पर है? तो आप बताओगे इसे फ्लोटिंग भी बोलते हैं। और यहाँ पे नेशनल पार्क भी बना हुआ है। उस नेशनल पार्क में पर्टिकुलर कौन सी स्पीसी पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डांसिंग डियर भी बोलते हैं। आप बताओगे मुझे, सारा कुछ बताओगे कि हाँ, क्योंकि देखो अभी जो क्वेश्चन है हमारे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम बहुत धीमे धीमे चल रहे थे। राइट आंसर क्या बनेगा? माजुली द्वीप। रिवर कौन सी है? तो वो ब्रह्मपुत्र है, इतना जान लो, ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र आपको इतना तो पता ही है कि हमारे कंट्री से अरुणाचल हो गया और असम हो गया, वहां होके आती है बस। तो यहाँ पे असम इज द राइट वन, स्टेट पूछा जाएगा तो। माजुली असम के गवर्नमेंट ने एक अलग से ये डिस्ट्रिक्ट भी बना दिया है, ठीक है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट माजुली नाम का भी बन गया है, ठीक है? नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट देखो, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो वो आपको पता होना चाहिए, नेपाल एंड तिब्बत। राइट वन क्या बनेगा आपका? सी इज द राइट वन, ठीक है? अब इसमें कोई कुछ बताना नहीं है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। 21, निम्न में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्पदाब तंत्र,
उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, यहाँ पे लिखा हुआ है फिर निम्न वेग हवाएं या फिर गर्म और शुष्क हवाएं। विच इज द राइट वन? अक्टूबर की गर्मी। राइट आंसर क्या बनेगा? विच इज द राइट वन? जल्दी से बताओ। समझ आ रहा है किसी को क्या बनेगा? पहले तो फिर से पढ़ो, एक बार ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि जब तक नहीं पढ़ोगे तो आंसर निकल के नहीं आएगा। देखो इसमें लिखा हुआ है निम्न में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो देखो आप ही बताओ, गर्मी का कारण हाई टेम्परेचर है क्या? मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारा जो ऑटम इक्विनॉक्स होता है वो होता है 23 ऑफ सितंबर को या 22 ऑफ सितंबर, यही होता है ना। अब उसमें क्या होता है, जो हमारा ऑटम इक्विनॉक्स है उसमें जो सूर्य की किरणें हैं वो इक्वेटर के साउथ वर्ड में पड़ती हैं, मतलब साउथ वर्ड, मतलब यहाँ जैसे इक्वेटर है इसके साउथ वर्ड में, मतलब यहाँ पड़ रही है। ठीक है, तो उसके बाद में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्पदाब, ना भाई लो प्रेशर कब क्रिएट होता है? जब हाई टेम्परेचर होता है। अब इतना हाई टेम्परेचर तो है नहीं है, ठीक है, इतना हाई टेम्परेचर तो है नहीं है, तो इसलिए ये तो देखो अलग हो जाएगा। उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, आप बताओ। निम्न वेग हवाएं, ऐसा क्या है भाई? लो वेलोसिटी विंड्स, गर्म और शुष्क मौसम, ये कब होता है गर्म और शुष्क वाला? ये गर्म हवाएं तो हमारे यहाँ पे फेमस है ना, कि एक तरह से जो लोकल विंड्स जो चलती हैं, जैसे लू हो गया, कहाँ चलती हैं वो? हमारे यूपी बिहार में मैक्सिमम टाइम्स में। उसके बाद में फिर और भी चलती हैं, जैसे मैंगो शावर है वो कहाँ पे चलती है? कर्नाटका केरला ऐसे करके चलती है। या फिर हमारी बैसाखी है वो कहाँ पे चलती है? तो वो भी चलती है हमारे वेस्ट बंगाल में। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि देखो, मतलब टाइम कौन सा है, थोड़ा सा हम देखेंगे ना कि अक्टूबर में क्या हो रहा है, सर्दियों में एंटर कर रहे हैं हम, विंटर सीजन आने वाला है हमारे यहाँ पे। राइट आंसर क्या होगा आपका? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर एसोसिएट विद हाई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली क्या होता है, गर्मी ज्यादा लगती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो आंसर क्या बनेगा आपका? मतलब उच्च तापमान भी है। राइट वन क्या बन गया आपका? हमने देख लिया। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से कितना आगे है, ये इसमें पूछा है अहेड, अहेड ऑफ जीएमटी बाई, तो हमको पता है 5.5 घंटे, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? आपको इंग्लिश में तो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ठीक है, 5.5 घंटे। अब आपको ये पता ही है कि जब 0 डिग्री जो देशांतर है उससे हम देखते हैं पूरा कि हाँ कि क्या होता है समय, तो वो एक तरह से देशांतर है और जिससे हम पूरा वर्ल्ड का समय माप रहे हैं। अब जो हम अपना समय मापते हैं इंडिया का, वो क्या है? 82.5 डिग्री। क्या है? इतना है, ठीक है। ये वाला जो देशांतर है इससे हम क्या मापते हैं? अपने देश का टाइम जोन डिफाइन करते हैं। अपने यहाँ का जो टाइम जोन डिफाइन करते हैं हम 82.5 डिग्री से, वो कौन कौन से स्टेट से होके जाता है? तो वो आप बताओगे, मैं बता रही हूँ 5 स्टेट होते हैं, लेकिन आप बताओगे कि कौन कौन सा है। यूपी है, एमपी है, फिर उसके बाद में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऑल्सो। ये सही बताया मैंने या गलत बताया? इज दिस राइट और रॉन्ग? आप बताओगे, ठीक है। पर हाँ, ये 82.5 डिग्री और ये क्या है, एक तरह का देशांतर है हमारे यहाँ। और देखो जैसे पृथ्वी पर हम समय माप रहे हैं, जैसे ये अर्थ हो गई, यहाँ यहाँ हमने मान लिया कि ये 0 डिग्री देशांतर, जिससे हम मतलब समय माप रहे हैं पूरे देश का। तो इससे क्या होगा, इसके जो ईस्टर्न साइड में जाएंगे हम, जितने भी कंट्री हैं उसमें करते जाएंगे प्लस, ठीक है। और जो वेस्टर्न साइड के कंट्री है उनमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हमारे यहाँ पे प्लस हो रहा है, 5.5 घंटे हमारा देश का समय जो है, टाइम जो है आ गया है, ठीक है। आ गया समझ? क्लियर है ना? 5.5 घंटे। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, या फिर उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। आप बताओ विच इज द राइट वन? यदि आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन अच्छे से पढ़ा है, उसका समझा है कि क्या होता है, उसका मोटिव क्या था,
तो आप बता दोगे, या फिर सिंचाई है या फिर ऑल ऑफ दीज है, विच इज द राइट वन? आंसर आया किसी का? देखो आंसर क्या बनेगा आपका, ये सभी ऑल ऑफ दिस। क्यों बनेगा? सबसे पहले लिखा हुआ है केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और इरिगेशन। देखो ये जो तीनों के तीनों पॉइंट्स है ना, ये सब के सब इंक्लूड थे जो हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन थी उसमें। क्योंकि आपको पता ही होगा ये जो मैक्सिमम जो इफेक्ट पड़ा था हमारे वेस्टर्न यूपी हो गया, और मतलब हरियाणा है, पंजाब है, वेस्टर्न यूपी है, इन सब पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, जो आज भी दिखता है। क्योंकि ईस्टर्न यूपी में तो देखो नहीं दिखता है इसका इफेक्ट इतना। और आप यूपी में देख भी सकते हो कितनी सारी डॉक्यूमेंट्री है कि हाँ वेस्टर्न यूपी हो गया और ईस्टर्न यूपी हो गया, इसमें कंपेयर होती है, क्योंकि पॉवर्टी ज़्यादा है ईस्टर्न यूपी में अकॉर्डिंग टू हमारा वेस्टर्न यूपी। और वहाँ आप देख रहे होंगे कि हाँ मतलब जैसे कोई भी ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्रीज हो गए, कुछ भी और फैक्ट्रीज हो गए, तो ये कहाँ पे बन रहे हैं? मैक्सिमम हमारे वेस्टर्न यूपी में बन रहे हैं। तो वहां पे इफेक्ट पड़ा है भाई, वहां का सारा कुछ चेंज हो गया है अकॉर्डिंग टू हमारा ईस्टर्न यूपी। ठीक है, आंसर पे आते हैं। आंसर हमारा बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द एबव होगा। और रासायनिक उर्वरक बिल्कुल, केमिकल फर्टिलाइजर आपको पता ही है, पेस्टिसाइड ये सब यूज हुए थे। और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स भी यूज हुए हैं, और इरिगेशन ऑल्सो। ठीक है, आपको पता भी होगा कि जब आप पंजाब के अबाउट पढ़ोगे ना कभी कभी, तो आप पढ़ने को मिलता है कि वहाँ का डाटा, कि वहाँ के लोग जो है इतना ज्यादा मतलब पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, इतना ज्यादा केमिकल्स यूज कर रहे हैं कि मतलब होता है ना कि हम कोई पर्टिकुलर एक मेडिसिन खा रहे हैं, हमारी बॉडी ना इतना सस्टेनेबल हो जाती है उसको खा खा के, फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम खाते रहते हैं उसको, खाते रहते हैं। तो वही है कि वहाँ की भूमि ना इतनी ज्यादा मतलब एक तरह से सस्टेन हो गई है, उसको ना जो बोलते हैं ना डाइजेस्ट करने की जो उसकी कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा हुई है कि वो बिल्कुल उस पर जा चुकी है, एक तरह से शून्य पे, कि हाँ उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इतने ज्यादा उसमें पेस्टिसाइड और ये फर्टिलाइजर यूज कर दिए हैं। आ रहा है ना समझ में क्या कहना चाह रही हूँ? जैसे बॉडी क्या करते हैं ना, हम कुछ भी हम मेडिसिन खा रहे हैं, जैसे क्या होता है कि हमें कोई फीवर आ रहा है, थोड़ा सा फीवर फील हो रहा है, और हमने तुरंत क्या खा ली, या तो कॉम्बी फिल्म खा ली या फिर कुछ भी खा ली ऐसे करके, डोलो खा ली, तो उससे क्या होगा, या एस्पिरिन खा ली, कुछ भी खा ली मतलब, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी ना इतनी, और पर्टिकुलर एक एमजी की है, कितनी एमजी की है, अब कुछ टाइम पे क्या होगा, यदि हम उसको खा रहे हैं लॉन्ग ड्यूरेशन तक खा रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि आपकी बॉडी ना इतने रेजिस्टेंस हो जाएगी, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ज्यादा एमबी की मेडिसिन लेनी पड़ेगी उससे। तो वही वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक? राइट आंसर क्या बनेगा आपका? कोसी। कोसी इज द राइट वन। और ये क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, लेफ्ट बैंक। और इतना तो समझ आ गया होगा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी दैट मीन कि गंगा ऐसे करके आ रही है और इधर साइड से इसमें आके मिल जाती है कोसी। ठीक है, कोसी को बिहार का शोक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें मैक्सिमम फ्लड्स आती है जो कि बिहार को इतना ज्यादा क्या कर देती है, पूरा डिस्ट्रक्शन कर देती है, इसीलिए इसको कहा जाता है। दामोदर, दामोदर को बिहार क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। ठीक है, और दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है, तो ये भी पता होना चाहिए। निम्न में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? ठीक है, द्वीप देश का मतलब आइलैंड कंट्री है। सेशल्स है, ऑस्ट्रेलिया है, मालदीव्स है, म्यांमार है, श्रीलंका है या मालदीव्स है, लक्षद्वीप है या श्रीलंका है। अब देखो ये एलिमिनेट हुआ क्योंकि ये हमारे देश का पार्ट हो गया। उसके बाद में मालदीव्स की लोकेशन कहाँ है भाई? मालदीव्स की लोके नहीं, सेशल्स की लोकेशन ये इंडियन ओशन में पड़ता है, हमको पता है। जहाँ पे मेडागास्कर है और वहीं थोड़ा सा ऊपर ये सेशल्स पड़ता है, सेशल्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये हमारे देश का पड़ोसी नहीं है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मालदीव्स एंड म्यांमार, तो म्यांमार तो क्या है, आइलैंड कंट्री नहीं है, लेकिन जो श्रीलंका और मालदीव्स है, इसे मतलब सी इज द राइट वन, ये बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी ओमान की राजधानी है? ओमान की राजधानी हम सबको पता है मस्कट है। अब देखो, माले किसकी है? मालदीव्स की है। मॉस्को रशिया हो गया। ठीक है, मनामा ये किसकी है? आप बताओगे।
मनामा, ठीक है, किसके है? मस्कट इज द राइट वन। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, निम्न में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। कौन सी नहीं है आप बताओ? दमन है, पुदुचेरी है, आइजोल, आइजोल इज द राइट वन। ठीक है, कावारती ये बिल्कुल किसकी है? ये लक्षद्वीप की हो गई कावारती। दमन किसकी हो गई? दमन एंड दीप एंड दादर नागर हवेली एक ही हो गया है 2020 से, आपको पता होना चाहिए। तो उसकी कैपिटल ये हो जाएगी। पुदुचेरी की पुदुचेरी ही है। आइजोल किसकी है आप बताओगे? मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये भारत के फिर जो हम पढ़ रहे हैं ना, भारत का सामान्य परिचय। जब हम ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारत का सामान्य परिचय। उसमें ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन उसी में आ जाते हैं कि जो हमारे स्टेट हैं, यूटीज हैं, उनकी कैपिटल्स क्या है। तो भाई तुम ज्योग्राफी का तुम्हारा रूट नहीं पता तुम्हें, तो तुम्हें क्या पता है आइजोल की कैपिटल क्या है? मतलब आइजोल किसकी कैपिटल है आप ही बताओगे? अरावली पर्वत श्रेणी सबसे शिखर कौन सा है? मतलब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पूछा है इसका, थोड़ा सबसे ऊंचा। हाँ, तो राइट वन क्या बनेगा आपका? गुरु शिखर। कितना है भाई ये? 1732 किलोमीटर, नहीं होगा मीटर, ठीक है, 1732 मीटर। राइट वन आपका क्या बनेगा? गुरु शिखर इज द राइट वन। अनाईमुड़ी, अन्नामलाई, इसकी लोकेशन कहाँ आ जाती है? केरला और तमिलनाडु, ठीक है। पंचमढ़ी कहाँ पे पड़ता है आप बताओ? कहाँ पे है? दोडा बेट्टा कहाँ पड़ता है? तो ये हाईएस्ट पीक किसकी है? दोडा बेट्टा, आप ही बताओगे। ये तमिलनाडु में इसका मैक्सिमम पार्ट आता है, ठीक है। आप बताओ कि दोडा बेट्टा जो है किसकी हाईएस्ट पीक है? ठीक है, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट की मत बोलना, क्योंकि है ही नहीं उसकी। अब आप बताओ कि किसकी है। नेक्स्ट बढ़ जाए। नेक्स्ट नहीं बढ़ेंगे तो देखो बहुत टाइम लग जाएगा। अब गुरु शिखर, माउंट आबू, ये सब आपको पता होना चाहिए। और वहां पे मतलब कौन सा एक जैनिज्म को डेडिकेटेड करके एक टेम्पल बना हुआ है, वो सब आपको पता होना चाहिए। आप देख लेना एक्स्ट्रा पॉइंट क्या बन सकते हैं। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। उत्तरी मैदानों में साफ बोला है इसने। काल बैसाखी ये वेस्ट बंगाल में चली जाएगी। मैंगो शावर ये हमारे केरला हो जाएगा। लू इज द राइट वन। ट्रेड विंड्स ये तो ठीक है, वेस्टर्ली ईस्टर्ली पढ़ते हैं ना, पोलर विंड्स पढ़ते हैं, तब हमारा ये आता है ट्रेड विंड्स का मतलब, ठीक है। अभी फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं, राइट वन आपका क्या बनेगा? लू इज द राइट वन, ठीक है। कहाँ कहाँ पे चलती है ये? यूपी हो गया और बिहार हो गया। एमपी ज्यादा इतना नहीं चलती है, लेकिन हाँ उत्तरी मैदानों में पूछा है ना, तो बिल्कुल वहां चलती है लू। नेक्स्ट देखो, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन ऑफ इंडिया। तो भाई देखो हमने अभी बताया, मैंने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में, राइट वन क्या बनेगा आपका? ए इज द राइट वन। कहाँ कहाँ से होके जाती है भाई? मैंने अभी आपको बताया भी था। आपका यूपी हो गया, ठीक है, एमपी हो गया, उसके बाद में आपका छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, इन पांचों से होके जाती है। नेक्स्ट देखो, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। के 10 लिखा है, कामेत लिखा है, कंचनजंगा लिखा है। राइट वन क्या होगा? कामेत, मतलब कंचनजंगा होगा, सॉरी, ठीक है, कंचनजंगा इज द राइट वन। इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी है 8598 मीटर। कितनी है? 8598 मीटर। कामेत कहाँ आता है? तो देखो कामेत जैसे हम पढ़ते हैं ना, ट्रांस हिमालय का पार्ट, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। तो जास्कर की हाईएस्ट पीक है ये कामेत। किससे रिलेट करेगी ये? जास्कर से, ठीक है। अब जो ये के 10 पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता है, ठीक है। अ, मुझे नहीं पता है मीन कि हाँ ऑप्शन गलत हो गया है, बस ये है। अब माइंड मत करना इसको। नंदा देवी ये कहाँ पे पड़ती है? तो ये उत्तराखंड में आ जाती है, ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मेनम वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्न में से किस राज्य या यूटी में स्थित है? अब आप बताओ विच इज द राइट वन। सिक्किम है, लद्दाख है, असम है, या फिर जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। राइट वन क्या होगा? विच इज द राइट वन? जल्दी से आंसर आना चाहिए भाई।
जल्दी से बताओ राइट वन क्या बनेगा, विच इज द राइट वन। आया आंसर निकल के? थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा लग रहा होगा कि मेनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने कहाँ पढ़ी है भाई। आया किसी का? राइट वन क्या होगा? तो देखो राइट वन बनेगा आपका सिक्किम। सिक्किम इज द राइट वन, मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य। और देखो ये किसके लिए फेमस है, मोस्टली यहाँ क्या पाया जाता है, तो वो है रेड पांडा, मतलब इस स्पीसी की बात करेंगे। क्योंकि होता है ना, पर्टिकुलर एक स्पीसी है, उसका हैबिटेट कहाँ है। ठीक है, तो उसका रेड पांडा कहाँ पे है, मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये साउथ सिक्किम में है। और सिक्किम से हमें क्या याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए, तो वो आपको पता है, कंचनजंगा ही याद आना चाहिए। अभी पिछली स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं। लद्दाख, बिल्कुल लद्दाख से याद आना चाहिए हमें कि रिसेंटली ही हुआ है, यहाँ 7 डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं। ठीक है, पहले 2 ही थे, लेह और कारगिल, और अभी 7 हो चुके हैं। असम से काजीरंगा नेशनल पार्क, वन हॉर्न राइनो। बाकी जम्मू एंड कश्मीर से आपको क्या याद आना चाहिए, डल लेक आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ क्या है, एक तरह से वो हमारे लार्जेस्ट है फ्रेश वाटर लेक में इंडिया में। और वहाँ श्रीनगर के अबाउट उस श्रीनगर को क्या बोला जाता है, डल लेक। ठीक है, वो सब याद आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट देखो, उड़िया पठार ये कहाँ है, भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक है, राजस्थान है, और महाराष्ट्र है, या फिर है एमपी, विच इज द राइट वन। आप बताओ, जल्दी से बताओ, आंसर करो। आंसर आया है निकल के? तो देखो राजस्थान इज द राइट वन, क्योंकि राजस्थान ये कहाँ स्थित है, और देखो ये हाईएस्ट है, इतना आपको पता होना चाहिए। राजस्थान का क्या है, ये हाईएस्ट है, मतलब सबसे ऊंचा है प्लेट्यू में। आपको पता ही है राजस्थान में कितने, मेवाड़ का प्लेट्यू, मालवा, ये तो एमपी और इसके बिटवीन आ जाता है पूरा, मालवा का प्लेट्यू, मेवाड़ का प्लेट्यू यहीं पे पड़ता है। तो अब ऐसे भी आपको पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब एक हम खेतड़ी से जुड़ा क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि खेतड़ी किसके प्रोडक्शन के लिए फेमस है, तो वो कॉपर के लिए था। तो यहाँ पे लाइमस्टोन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जिप्सम हो गया, प्लास्टर ऑफ मतलब ये सारी चीजें यहाँ पाई जाती हैं, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, तो उसके लिए फेमस है। आप कभी जैसलमेर या फिर जोधपुर इन जगह जाओगे, या फिर जयपुर, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, पत्थर का काम बहुत होता है यहाँ पे। पत्थर का मीन कि वहाँ पाए ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ प्लेट्यू रीजन ही है। वहाँ बहुत संगमरमर के लिए ऑल्सो फेमस है, सबसे ज्यादा यहाँ टाइप्स के संगमरमर यही मिलेंगे तुम्हें। तो वही कहना चाह रही हूँ मैं, हाईएस्ट प्लेट्यू है यहाँ का, और सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ स्थित है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और महाराष्ट्र में आपको महाबलेश्वर प्लेट्यू याद आना चाहिए, यहाँ से मालवा प्लेट्यू याद आना चाहिए, और कर्नाटका से आपको क्या याद आना चाहिए, वो आप बताओ कि कौन सा प्लेट्यू है। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में बारिश का क्या कारण है, आप बताओगे, शीतोष्ण चक्रवात है, या फिर उत्तर पूर्वी मॉनसून, या फिर दक्षिण पश्चिम। भाई देखो इसका कोई मतलब नहीं है वहां होने का। स्थानीय वायु परिसंचरण, तो लोकल एयर सर्कुलेशन का कोई मतलब नहीं है। आंसर बनेगा आपका बी, बी इज द राइट वन। हमने पढ़ा है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून होता है, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ करता है, तो वो चेन्नई तमिलनाडु में करता है। 90% ऑफ द बारिश कहाँ से होती है, यहीं से होती है, उत्तर पूर्वी। और जब बढ़ते हैं ना हम, उत्तर पूर्वी मानसून जो है सबसे ज्यादा बारिश कहाँ करता है, तो वो चेन्नई तमिलनाडु में करता है। चेन्नई को वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है अधिक, तो वो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। मतलब कैसी भी फ्रेमिंग हो, आंसर यही बनेगा। नेक्स्ट, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है, काला, राखी ग्रीन ग्रेनाइट, या फिर रोजी पिंक, या फिर मेरीगोल्ड, विच इज द राइट वन। करो जल्दी से आंसर, आंसर बताओ जल्दी से। आया किसी का आंसर निकल के?
आंसर क्या बनेगा आपका? रोजी पिंक ग्रेनाइट। ठीक है, क्या बनेगा आपका? रोजी पिंक ग्रेनाइट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जालौर जिले में, तो बिल्कुल सही है। और जो आपका जालौर है ना, उसको क्या बोला जाता है? ग्रेनाइट सिटी भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? ग्रेनाइट सिटी ऑल्सो। तो राइट वन आपका क्या बन गया? सी, सी इज द राइट वन। ठीक है, नेक्स्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र क्या है? बौना ग्रह। बौना ग्रह दैट मीन के द ओनली डॉफ प्लानिट। ठीक है, लोकेटेड इन द इनर सोलर सिस्टम। तो राइट आंसर क्या बनेगा? प्लूटो, मैकमेक, होमिया या सेरेस? आप भी बताओ। सेरेस तो भाई एक क्या है? उपग्रह है ना, जो हम पढ़ते हैं नेचुरल उपग्रह, वो वाला है, जैसे कि हमारी पृथ्वी का चंद्रमा है। तो सेरेस भी हम पढ़ते हैं, किसका है? राइट मन बताओ जल्दी से। आंसर क्या बनेगा? जल्दी बताओ। आया निकल के किसी का? क्या होगा? देखो, स्टार्टिंग में जब मैंने अपना सेशन स्टार्ट किया था, तो तभी आ गया था हमारा कि क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है सूर्य के, तो वो हमने बुध आंसर किया था, दैट मीन ये मरकरी। अब यहाँ बात आ रही है कि इनर प्लैनेट में कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र क्या है? बौना ग्रह है। तो यहाँ पूछा है, कंडीशनिंग दे दी कि इनर प्लैनेट में पूछ रहा है, तो भाई इनर प्लैनेट में आंसर क्या होगा? सेरेस। ये कहाँ स्थित है? मैंने बताया था आपको कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, इनके बीच में, मतलब मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है? एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, तो वहां ये पाया जाता है, सेरस। राइट वन क्या बनेगा आपका? मेक, मतलब सेरस इज द राइट वन। ठीक है, नॉट मेक एक आंसर। फिर से देखो, 37 है। घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? वो कर्नाटक है, गोवा है, पुदुचेरी है या फिर एमपी है? विच इज द राइट वन? तो प्लीज आंसर करो जल्दी से, क्या बनेगा? विच इज द राइट वन? पढ़ लो एक बार फिर से अच्छे से, क्या बोला है इसने। आया किसी का आंसर? तो देखो, राइट आंसर जो बनेगा आपका एमपी बनेगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो है आपका छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। कौन सा है? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब, ठीक है, ये सब जो बना हुआ है ये बहुत, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि सीरेटिक, हाँ, जो लोकेशन है बहुत अच्छी है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रमणीय दृश्य प्रदान करने वाली। ठीक है, ये सब ठीक है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। अब पर्टिकुलर इतना पता होना चाहिए बस हमें, यहाँ कौन सी ट्राइब्स हैं। तो एक तो आपकी हो गई गोंड ट्राइब, ठीक है, और एक आपकी भरिया ट्राइब और है यहाँ पे। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये गोंड लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ट्राइब्स पाई जाती हैं पर्टिकुलर। और राइट वन आपका एमपी। अब देखो, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, और ये क्या क्या दिया है यहाँ पे? उनकी राजधानी, देश दिए हैं और उनकी राजधानी दिए हैं। तो अब करते हैं मैच, कौन सा बनेगा? सुमेलित कीजिए, राजधानियों से सुमेलित कीजिए। देखते हैं भाई, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया क्या? हाँ, यहाँ दिए हैं ऑप्शन। ठीक है, वहां से हम देख लेंगे। अभी पहले मिला के देखते हैं, जो भी हमें पता है, जिसके बारे में भी पता है। आप बताओ, जाम्बिया क्या है? क्यूबा, रवांडा, रवांडा की क्या है? बहरीन की क्या है?
एक बार देखते हैं कि जो हमें थोड़ा-सा भी समझ आ रहा है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें किसी 1 या 2 ऑप्शन के बारे में पता है, तो वो हम एलिमिनेट कर लेंगे तो क्या होगा, आंसर कहीं न कहीं फाइंड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कभी-कभी तो बिल्कुल हो जाता है, फाइंड हो जाता है एक ऑप्शन एलिमिनेट करने से ही। तो वही वाला हमें देखना है कि फिलहाल हमें देखनी है कि बहरीन की मनामा है कि नहीं, मतलब 4 का बी से मैच हो रहा है कि नहीं। 4 का बी से कहीं मैच हो रहा है, तो भाई हो तो रहा है। 4 का बी से हो रहा है और एक ही बार हो रहा है। यहाँ सी में कन्फ्यूजन थी, ए आ रहा है, लेकिन एक ही बार हो रहा है और मुझे लग रहा है ये आंसर हमारा करेक्ट बन जाएगा। मुझे लग रहा नहीं है, करेक्ट बनेगा ही, ठीक है? फर्स्ट का सी, सेकंड का ए। एक बार फिर से आते हैं। जाम्बिया, लुसाका है, क्यूबा की क्या है? तो उसका हमें अंदाजा लगना चाहिए कि क्या हो सकता है। देखो रवांडा की किगाली है, तो थर्ड का डी हो रहा है हमारा, थर्ड का डी हो रहा है। हाँ, बिल्कुल थर्ड का डी हो रहा है और ये सारे के सारे ठीक है। ठीक है, तो आप भी याद कर लो, जैसे मैंने थोड़ा-थोड़ा याद कर रखी है ना कि रवांडा की किगाली हो गई, तो ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा याद कर लो, तो ऐसे ही ऑप्शन में हम एलिमिनेट कर पाते हैं। राइट वन क्या बनेगा आपका? सी। कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है। ठीक है? इसे किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ, क्या होता है वो? गीज़र या होता है, या फिर रिसा हुआ जल होता है, या फिर एक्वीफायर, या फिर हॉट स्प्रिंग? व्हिच इज़ द राइट वन? 39 पे आ चुके हैं हम, जल्दी से सॉल्व करो। आंसर बताओ क्या बनेगा? व्हिच इज़ द राइट वन? देखो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? एक्वीफायर बनेगा। और वो क्यों बन रहा है? क्योंकि जैसे देखो, फिर से पढ़ते हैं एक बार। कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो वो हमारा क्या है? एक्वीफायर, जल भृत। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन चारों ऑप्शन का मीनिंग भी हम समझेंगे ना, तो वो भी हमें समझ आएगा। जल भृत ही होगा, एक्वीफायर एक्वीफायर होगा। ठीक है, अब देखो, जो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये जल भृत, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं क्या हो सकता है, मतलब तो सैंड हो सकता है। ठीक है, ये मतलब एक सैंड, एक रैंडम सा बिल्कुल मैंने बताया कि हाँ सैंड हो सकता है। उसके बाद में मतलब सैंड हो गया, उसके बाद में आपका एक आध दो आप देखो तो वैसे मतलब ठीक है, आपने सैंड बता दिया ना, इट्स ओके। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं फिलहाल? सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, अब ग्रेवल हो गया। ये सब एग्जाम्पल हमारे किसके बन सकते हैं? सैंड है, सिल्ट है, ये एग्जाम्पल हमारे रॉक्स के होते हैं। और जब हम देखते हैं ना कि हमारी रॉक्स इग्नियस है, सेडिमेंट है, सेडिमेंट्री हो गई, या फिर हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गई, तो इन सब में ये आते हैं। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर ये वाली जो आ रही है तो हमारी इग्नियस। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? एक्वीफर। नेक्स्ट देखो, मिलम ग्लेशियर भारत के निम्न में से किस राज्य या यूटीज में स्थित है? तो आपका आंसर क्या बनेगा? यूके। यूके इज द राइट वन, मतलब उत्तराखंड। तो देखो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मुझे पता है, मतलब आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, लद्दाख। लद्दाख क्या है? यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब हॉट हॉट स्प्रिंग जो होता है ना, एक तरह के जो हमारा वॉल्केनो होता है ना, उसी के रूप होते हैं। लेकिन वहाँ क्या है कि वॉल्केनो इरप्शन तो होता नहीं है हमारे हिमालयन रीजन में। आपको पता है कि वहाँ वॉल्केनो इरप्शन नहीं होता है, वहाँ अर्थक्वेक्स आते हैं। आपको पता है इसका रीजन क्यों है ऐसे? मैं बताती हूँ। क्योंकि देखो, आपने देखा होगा कि वॉल्केनो जो इरप्ट होते हैं, वहाँ ना एक ओशियनिक जो प्लेट होती है वो मस्ट है होना। जहाँ ओशियनिक ओशियनिक प्लेट आपस में टकरा रही हैं, वहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन हो रहा होगा। जहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट आपस में टकरा रही हैं, वहाँ पे आपका वॉल्केनो इरप्शन होगा। लेकिन जहाँ कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब कॉलिजन कर रहे हैं, तो वहाँ पे कभी भी वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होगा। दिस इज द कंडीशन। ठीक है,
क्लियर है ना? राइट आंसर आपका क्या बनेगा? उत्तराखंड। ये एक जीके जीएस का टाइप का क्वेश्चन याद होना चाहिए। अब देखो, ये निम्न में से कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षक टाइम कीपर है, अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है? तो बताओ आप, पीआरएल है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, या फिर इसरो है? इसरो ऐसा करती है क्या समय संरक्षक? इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, या फिर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी मतलब सीएसआर, CSIR, NBL, विच इज द राइट वन? बताओ आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। देखो, आपको कैसे पता होना चाहिए कि कौन सा आंसर बनेगा? राइट आंसर तो आपका डी बनेगा, CSIR, NPL। ठीक है, जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जैसे हम पढ़ते हैं ना IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे मौसम के और सबके बारे में बताता है। उसी के अंतर्गत ये इंस्टीट्यूट है जो CSIR, NPL है। और ये कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आंसर क्या बनेगा आपका? डी। डी इज द राइट वन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? अब बताओ, भारत का थार मरुस्थल। अब देखो, जितने भी डेजर्ट है ना हमारे दुनिया में, सबसे ज्यादा डेंसिटी इसमें है, पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब लोग यहाँ सबसे ज्यादा रहते हैं, लोगों का हैबिटेट बोल सकते हैं एक तरह से। अब ये मत बोलना है कि स्पेसी का हैबिटेट होता है, अब लोगों का भी हैबिटेट हो गया भाई, आवास होता है हैबिटेट का मतलब। तो ऑब्वियसली बात है, हमारा भी तो आवास होता है ना, बस। तो यहाँ देखो, 75 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है, या 83 मतलब 83, या फिर 70 है, या फिर 45 है? विच इज द राइट वन? आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। कौन सा बनेगा? हट गई हूँ साइड में, अब बताओ विच इज द राइट वन? राइट आंसर क्या बनेगा? आ रहा है किसी का आंसर? आंसर देखो, आपका यही बनेगा। और मैंने आपको बता भी दिया स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे थे कि हमारा जो थार डेजर्ट है, ठीक है, क्योंकि इसने पूछा थार डेजर्ट के बारे में। ठीक है, थार डेजर्ट कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? और वहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है अकॉर्डिंग टू अदर वर्ल्ड्स डेजर्ट। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था? उसने पूछा, तो आपको कुछ याद नहीं आया? इससे याद आना चाहिए ना। मुझे नहीं पता आपको याद आया कि नहीं, पर मुझे तो आया। क्या याद आया पता है? हाँ, अम, मतलब एक है, उसने पूछा उसने पूछा कि क्या फर्क पड़ता है मेरे होने से और ना होने से? आगे आप देखना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। थोड़ा एंजॉय भी मस्ट है, मतलब इतना लंबा सेशन होते जा रहा है। अब देखो यहाँ पे, हरित क्रांति के संदर्भ में HYV मतलब हाई यील्ड वेराइटीज जो हमारे सीड्स थे, तो वो क्या है? जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? मिरेकल सीड्स। मिरेकल क्या होता है भाई? हमारी लाइफ में भी मिरेकल होता है क्या? नहीं होता है, हार्ड वर्क होता है। मिरेकल तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, आई नो कि मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन होता है, काम करता है, वर्क करता है, लेकिन मैनिफेस्टेशन तभी वर्क करेगा तब आप उस पर हार्ड वर्क कर रहे होगे। ऐसे काम नहीं करता मिरेकल तो। जैसा देखो, बोलते हैं ना लोग, ओवरनाइट सक्सेस कुछ नहीं होती। ओवरनाइट सक्सेस का मतलब है कि हम डेली हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, तब जाके एक रात ऐसी आएगी तब हमें सक्सेस मिल जाएगी। तो लोग उसे एक तरह से प्रोनाउंस कर देते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस हो गया, तो रातों रात सफलता मिल गई। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, कोई मिरेकल जैसी चीज होती है, वो सबके पीछे हार्ड वर्क होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? अब देखो, होमो उपज किस्म, शंकर उपज किस्म, हाइब्रिड यील्ड वेराइटी, होमो यील्ड वेराइटी, या फिर हेट्रो, या फिर हाई यील्ड वेराइटी? आप बताओ। ओबियसली राइट आंसर ये बनेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी थी HYV से क्या मतलब है। अभी हम पढ़ रहे थे था हरित क्रांति के बारे में, कि वो क्या क्या इफेक्ट पड़े थे, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, और ये सब पढ़ रहे थे। ठीक है, राइट आंसर क्या बनेगा आपका? HYV उच्च उपज वाली किस्म, हाई यील्ड वैरायटी। नेक्स्ट देखो, कांगटो भारत की
सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जो किस राज्य में स्थित है? कांगटो। आप बताओ। हिमाचल, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एंड नन ऑफ द अबव, विच इज द राइट वन? आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा? कांगटो बेली भी है ये। आंसर आना चाहिए निकल के, ठीक है। राइट आंसर क्या बनेगा आपका? अरुणाचल प्रदेश। क्यों बनेगा अरुणाचल प्रदेश? देखो, जब हम पढ़ते हैं ना, अपना पूरा पूर्वांचल हिल्स पढ़ रहे होते हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट की हिल्स पढ़ रहे होते हैं, तो उत्तर पूर्वी हिल्स जब पढ़ते हैं तो उनमें कांगटो वैली आपने पढ़ा भी होगा, वो कहाँ पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। तो अरुणाचल प्रदेश से आपको पता भी होना चाहिए कि कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। दिस इज द राइट वन, मतलब वी वी इज द राइट वन, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो क्या पढ़ते हैं? मतलब जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न की रेंजेस हैं वो कौन कौन सी है मोस्टली? तो हमारी, जैसे हम लाइन से देखते हैं ना, पूरा ऐसे करके, ऐसे ऐसे, आप बताओ कौन सी पढ़ती है मैक्सिमम? आपने कौन सी पढ़ी है? चुरिया मुरिया कहाँ पे पढ़ी है? मैंने आपसे आंसर पूछा था। कोई नहीं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है। क्लास करने के बाद कमेंट होता है ना, पता होगा ना आपको, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नागालैंड में आपको पता ही है, नागा हिल सबको पता है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मणिपुर, यहाँ पे वही हमारी मणिपुरी हिल्स हो गई। तो अब देखो, आपको पता होना चाहिए, फिर से नागालैंड आ गया, फिर से मणिपुर आ गया, और फिर से आ गया अरुणाचल प्रदेश। तीनों के तीनों जैसे लोकेशन है ऐसे ही सीक्वेंस में दे रखे हैं यहाँ पे। तो यही तीनों ऐसे स्टेट हैं हमारे जो कि म्यांमार से बॉर्डर टच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, लीबिया की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है, त्रिपोली है, लग्जमबर्ग है, एम्स्टर्डम है, ठीक है। राइट आंसर क्या बनेगा आपका? त्रिपोली इज द राइट वन, लीबिया की राजधानी है। अब देखो, नीदरलैंड की क्या है? एम्स्टर्डम है, ठीक है। लग्जमबर्ग तो खुद में एक कंट्री है। और पोर्ट लुइस किसकी है? वो आप बताओगे, मुझे नहीं पता है, ठीक है, आप ही बताओगे। राइट आंसर क्या बनेगा आपका? सी, त्रिपोली इज द राइट वन, ठीक है। लीबिया की राजधानी होगी। स्टैटिक टाइप की क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? तो विच स्टेज ऑफ द डीटीएम सीज द फास्टेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ? कौन सा है? सेकंड है, फर्स्ट है, थर्ड है, या फाइव है? विच इज द राइट वन? एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, नया ना लग रहा हो, और आंसर दो क्या बनेगा। क्या बनेगा? राइट वन आया किसी का? राइट आंसर क्या बनेगा आपका? स्टेज टू। राइट वन क्या बनेगा? ए इज द राइट वन। क्योंकि देखो, स्टेज टू में क्या हो रहा है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जो आपका मॉडल है उसमें क्या हो रहा है डीटीएम में, कि जो आपका स्टेज टू है उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों हो रही है? क्योंकि बर्थ रेट हाई हो गया है, और जो हमारा डेथ रेट है वो कम हो गया है। डेथ रेट हाई क्यों हुआ, मतलब कम क्यों हुआ, और बर्थ रेट हाई क्यों हुआ? यहाँ पे लिखते हैं एक बार क्या होता है इसमें। बर्थ रेट जो है बढ़ गया है, इंक्रीज कर गया है, ठीक है। लेकिन जो डेथ रेट है, डेथ डेथ रेट जो है वो क्या हो रहा है? वो डिक्रीज हो गया है। तो इससे क्या हो रहा है भाई? पॉपुलेशन ग्रोथ ही तो हो रही है ऑब्वियसली। बिल्कुल। तो ये पीछे होने का रीजन क्या है? देखो, बर्थ रेट कब बढ़ेगा, मतलब कोई ना रैंडम सा जवाब नहीं देना है, एक पर्टिकुलर एक, ये कि आप कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हो सपोज, ठीक है, या फिर आप कहीं अपने इंटरव्यू हो रहा है वहां अपने विचार रख रहे हो, तो वो हाँ आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि बर्थ रेट क्या है। देखो, नेचुरल
जो हमारा नेचर है, जहाँ हम रह रहे हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, कहीं न कहीं उसकी कंडीशनिंग अच्छी है ना, तो हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ठीक है, बर्थ रेट इंक्रीज़ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डेथ रेट कब कम होगा? तब उनके लिए सर्वाइवल करना एक तरह से बिल्कुल सूटेबल हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा। जैसे कि हमारे इंडिया की जो डेथ रेट है, मतलब एवरेज जो एज है डेथ की, वो क्या है 60-70 के बीच में है, ठीक है। अब क्यों है इतनी जल्दी, क्यों मर रहे हैं लोग? क्यों? भाई यहाँ का एनवायरनमेंट है ही नहीं जीने लायक। आपको पता है दिल्ली में कितना मतलब पॉल्यूशन है, सॉरी, मतलब ये हो जाता है पॉपुलेशन पॉल्यूशन, तो वहाँ कितना प्रदूषण है, क्योंकि वहाँ PM10 हो गया, ठीक है। PM10, PM2.5, तो इतना है, मतलब वहाँ इतना व्हीकल्स है, इतना पॉल्यूशन है, और फिर वहाँ पे क्या हो रहा है, जो NOx होता है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा। और जो हम पढ़ते हैं ना अपने इन्वायरमेंट में कि हाँ, हमारा लंदन स्मोक जो है, ठीक है, या फिर हमारा लॉस एंजलिस स्मोक जो है, इतना राइज़ कर रहा है ना बहुत ज़्यादा, जो सल्फर है या फिर NOx है, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल उनका राइज़ हो चुका है, ठीक है। आप पढ़ते भी होंगे कि जब हमारी दिवाली के टाइम पे क्या होता है कि ठीक है, मान लिया हमने क्रैकर्स वहाँ पे जलाए जा रहे हैं, तो उसके बाद में कितना धुंध सा छा जाता है, मतलब अलग ही लेवल है, ठीक है। वहाँ का AQI आप देखते रहते होगे कितना रहता है। तो ये सब है कि बर्थ रेट इंक्रीज़ कर रहा है, डेथ रेट क्या है, कम हो रहा है, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। अब देखो भारत के पश्चिम में कौन-सा सागर स्थित है? अब भाई इसमें कौन सोचेगा, अरब सागर है ऑब्वियसली। क्यों है अरब सागर? देखो, यहाँ पे क्या है? अरेबियन ओशियन है। और यहाँ क्या है आपका? बे ऑफ बंगाल। तभी ना हमारे भारत को एक प्रायद्वीपीय बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल हो गया ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में मैंने बताया, और यहाँ क्या है हमारा? इंडियन ओशियन है, ठीक है। क्लियर है ना? अपने भारत की ये पेनिनसुलर भारत की लोकेशन, ठीक है। अब उसके बाद में बंगाल की खाड़ी, ये हो गया। रेड सी कहाँ है? तो रेड सी आपको पता ही है कि जो अफ्रीका है और हमारा एशिया है, उसको एक तरह से सेपरेट करने का काम करता है, मतलब एक रैंडम तरीके से आपसे पूछा जाए तो कहाँ स्थित है आप बता दोगे, ठीक है। और साउथ चाइना सी आपको पता ही है कहाँ लोकेशन है इसकी, साउथ, जो कि फिलीपींस और इससे मतलब बहुत झगड़े होते रहते हैं। अब ठीक है, राइट आंसर आपका बनेगा वी इज द राइट वन। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट पूछा है, तो लॉन्गेस्ट क्या होगी? ये तो लार्जेस्ट है। नाइल रिवर इज द राइट वन। नाइल रिवर इज द राइट वन, ठीक है। क्लियर है ना? नाइल रिवर पड़ती कहाँ है? तो ये अफ्रीका, दो धाराओं से मिलकर बनी थी, जैसे हमारी गंगा है ना, अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर बन रही है, ऐसे ये एक तो आपकी व्हाइट नाइल आ जाती है, और एक आपकी आ जाती है ब्लू नाइल, ठीक है। ठीक है, तो व्हाइट नाइल हो गया, ब्लू नाइल हो गया, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये सूडान में मिल जाते हैं, खार्तूम। सूडान में ये क्या करते हैं, मतलब खार्तूम क्या है? सूडान की कैपिटल है, ठीक है। तो ये मिल जाते हैं और वहां से फिर स्टार्ट हो जाती है नाइल रिवर। अब नाइल रिवर जो है, आप बताओगे मुझे, सूडान में कौन सा डैम बना हुआ है, जो कि बहुत न्यूज में भी था, क्योंकि वहां डिस्प्यूट हो रहा था इसको लेके। उसके बाद में ये डेल्टा कहाँ पे बनाती है अपना, तो वो बनाती है भूमध्य सागर, मतलब मेडिटेरेनियन सी। क्लियर है? डेल्टा बनता है इसका। नेक्स्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट देखो, निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? आप बताओ। अपसादी चट्टानें, जलोढ़ निक्षेप, आग्नेय और कायांतरित चूना पत्थर संरचनाएं, या कोई नहीं। निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? निम्न पूछा है, एक बार देख लेना अच्छे से फिर आंसर करना। जल्दी से आंसर आना चाहिए भाई, अच्छे से पढ़ लो इसे फिर आंसर दो। विच इज द राइट वन? आया किसी का निकल के?
तो देखो आंसर क्या होगा। अपसादी होगा, मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स होगा। सेडिमेंट्री रॉक्स का आपको मतलब समझ आना चाहिए कि जो हमारे मिनरल्स मोस्टली पाए जा रहे हैं, जैसे कि हमारी कोल माइनिंग्स पाई जा रही है या कुछ भी ऐसे, तो क्या है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जा रहे हैं। वो बने भी तो ऐसे ही थे ना, परत दर परत करके, ठीक है। तो वही हमारी अपसादी चट्टान है। फिर आता है हमारा एल्यूवियल डिपॉजिट्स, तो इसमें भी नहीं है। फिर आता है आग्नेय और कायांतरित। हाँ, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, राइट वन तो हमारा शी होगा, लेकिन जो लाइमस्टोन फॉर्मेशंस है तो इसमें भी ऐसा नहीं होता है। निम्न भूजल भंडारण किस प्रकार की, निम्न का मतलब है कि लो रेट है, मतलब जो कैपेसिटी है इनकी लो है बिल्कुल, मतलब जल को धारण करने की वो वाली लो है। तो आग्नेय और कायांतरित इनमें लो होती है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक में, ठीक है। तो आपको आगे से पता होना चाहिए कि जो आपकी इग्नियस रॉक्स होंगी और जो आपकी मेटामॉर्फिक होंगी उनमें क्या होगा, जो जल है क्या होगा, निम्न भूजल भंडारण होगा। क्या होगा, एसोसिएट विद लो ग्राउंड वाटर स्टोरेज, ठीक है। नेक्स्ट, सुंदरवन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है, ये सुंदर वन लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंग्रोव है, सदाबहार है, अल्पाइन है या शीतोष्ण है। तो इसमें देखो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंग्रोव इज द राइट वन। एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे कहाँ पाए जाते हैं, तो देखो शीतोष्ण जो टेम्परेट है वो तो हमारे पाए जाएंगे जहाँ पे एक तरह से शीतोष्ण क्लाइमेट है, जैसे कि हमारा हो गया लद्दाख। लद्दाख से नीचे आ जाते हैं क्योंकि वहां तो बिल्कुल ही सर्प्स पाए जाते हैं, एक तरह से वो हमारा कोल्ड डेजर्ट है। जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, इनमें पाए जाते हैं क्योंकि इसमें ऐसी क्लाइमेट है, तो वहां पाए जाएंगे। अल्पाइन टाइप के वन कहाँ पाए जाएंगे, तो वो देखो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि कहाँ पाए जा रहे हैं, ठीक है। एवरग्रीन वहां पाए जाएंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब होता है कि हाँ, उनकी हाइट भी ज्यादा है और वो हर टाइम क्या रहते हैं, एवरग्रीन का मतलब है हमेशा ग्रीन रह रहे हैं, सदाबहार। तो क्या है कि देखो वो एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं वो एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, ठीक है। उनका क्या होता है कि हाँ, ठीक है, बहुत बहुत बड़ा जंगल है हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट, और एक साथ पत्तियां अपनी क्या कर रहे हैं, सैडो नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए आंसर क्या बनेगा आपका, मैंग्रोव्स। ये सुंदरबन का एक टाइप है मैंग्रोव, और कहाँ पे मतलब मैंग्रोव जो है एक फॉरेस्ट है, उसका एक टाइप है सुंदरबन, जहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, पता ही है हमें, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो राइट वन ही हो गया। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, द कैपिटल ऑफ नॉर्वे क्या होगी, मनीला तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। विंडहोक, ओस्लो, ओस्लो इज द राइट वन। अब देखो नॉर्वे की लोकेशन कहाँ पे आती है, नॉर्वे की लोकेशन आती है जहाँ पे आर्कटिक है। आर्कटिक आपको पता है कि नॉर्थ पोल पे पड़ता है, जब हम देखते हैं अपने पूरे विश्व की लोकेशन, ठीक है। सबसे नॉर्थ वर्ल्ड में क्या पड़ता है हमारा, नॉर्वे। नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ये सारे के सारे आ जाते हैं। तो यहाँ लोकेशन ओस्लो किसकी कैपिटल है, नॉर्वे की है, इज द राइट वन। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, ये पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा रेगिस्तान माना जाता है, तो ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, अटाकामा होगा, सहारा होगा, गोबी होगा या कालाहारी होगा, विच इज द राइट वन। तो देखो गोबी डेजर्ट कहाँ है, इनकी लोकेशन एक बार देखें तो गोबी डेजर्ट जो है वो बिटवीन पड़ता है किसके, एक तो आपका हो गया चाइना, एक आपका हो गया मंगोलिया, ठीक है। सैंडविच के तरीके से चाइना एंड मंगोलिया के बिटवीन में क्या है, आपका गोबी डेजर्ट है। कालाहारी डेजर्ट कहाँ है, आप आंसर करके बताओ, विच इज द राइट वन। कालाहारी डेजर्ट कहाँ है, सहारा का सबको पता है अफ्रीका में है, ठीक है, और यहाँ सवाना टाइप की ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। अटाकामा डेजर्ट कहाँ है, तो ये भी हमारे कहाँ पड़ता है, अर्जेंटीना, यहाँ लोकेशन आती है इसकी, ठीक है। तो राइट वन क्या बनेगा हमारा, पृथ्वी पर सबसे ड्राइएस्ट कौन सा है, तो वो है हमारा, ठीक है, वी, वी इज द राइट वन, अफ्रीका में लोकेशन है। अब देखो ये पूछ रहा है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा, एक क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, एक कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर, भूमि क्षेत्र में। जैसे कल मैंने क्या टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी आपको, कल नहीं पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं, कि हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है, मतलब एक तरह से ये ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं, तो ऐसे ही पॉपुलेशन डेंसिटी व्हाट इज मीन्ड बाय, तो प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का अनुपात, ए रेशियो, हाँ इसे अच्छे से पढ़ो, प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के अनुपात, या फिर व्यक्ति सीमित भूमि क्षेत्र में रहते थे, नो बाई नो, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और एक कार्य में लगे ना, कोई मतलब नहीं है। आंसर क्या बनेगा आपका, सी, सी इज द राइट वन।
ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या कितनी है वो हमें बताता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। ठीक है, और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे कहाँ है, बिहार में। बिहार नंबर 1 पे आता है इस बात में। फिर देन हमारा वेस्ट बंगाल आता है पॉपुलेशन डेंसिटी में। ठीक है, अब देखो भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत क्या है, द मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्या है। तो इसका स्नो मेल्ट है, या फिर ओशियन करेंट्स है, या फिर रिवर वाटर, या फिर वर्षा जल का क्या है, रेन वाटर इनफिल्ट्रेशन, मतलब अंदर जा रहा है। जो रेन वाटर था ना वो क्या हो रहा है, इनफिल्ट्रेशन होता है, मतलब जमीन ग्राउंड में जा रहा है उसका। फिर ये हो गया नन ऑफ दिस। तो विच इज द राइट वन, क्या होगा, भूजल पुनर्भरण क्या है, मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो देखो ये इसका राइट वन ना आपका डी ही बनेगा, वर्षा जल का अंतः स्यंदन, ये होगा रेन वाटर इनफिल्ट्रेशन इज द राइट वन, डी डी इज द राइट वन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो आप बताओ काकरा पार, देखो यहाँ तो है नहीं है, क्योंकि यहाँ आपका क्या बना हुआ है, क्या बना हुआ है, अ, यहाँ क्या बना हुआ है, आप बताओ, ये यूपी बुलंदशहर में बना हुआ है इसका। तो बताओ कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद में हरियाणा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है वहाँ, गुजरात होगा या पंजाब, पंजाब है नहीं, गुजरात इज द राइट वन। काकरा पाल जो आपका एटॉमिक पावर स्टेशन है कहाँ है, रावत भाटा जैसे राजस्थान में, ऐसे ही गुजरात में काकरा पार हो गया। ठीक है, राइट वन क्या हो गया आपका, राइट वन बनेगा आपका गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट देखो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी अब भारत की पूछा है यहाँ पे, तो राइट आंसर आपका गंगा बनेगा ऑब्वियसली। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र पूछा जाए तो 2 स्टेट से होके जाती है इंडिया से, वो आपके ओनली अरुणाचल प्रदेश, और पहले मैं बता चुकी हूँ ये असम हो गया। ठीक है, गोदावरी, हाँ ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी है बिल्कुल। यमुना इसकी सहायक नदी है, गंगा की सबसे लार्जेस्ट है, और दाएं साइड से इसमें क्या करती है, कॉन्फ्लुएंस करती है। आपके क्वेश्चन सारे फिनिश हो चुके हैं, 56 क्वेश्चन थे। सो दिस सेशन इज कंप्लीटेड नाउ। तो फिनिश करेंगे यहीं पर सेशन को, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड थैंक यू टू ऑल, बाय बाय टू ऑल।